अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, क्या हालचाल। सो वी आर लिटरली एट द एंड ऑफ जून। आपको पता है ना कि 6 महीने ऑलमोस्ट बस खत्म हो गए और अच्छा, ये साल जो हमारा तो चलें जैसे गुजर रहा है वैसे ही गुजर रहा है और गुजरता ही है और ठीक है, हम आदी हैं जो भी हमारी मौसमी सूरत हाल होती है। बाय द वे वीकेंड पे कराची में ज़रा कहीं बूंदाबांदी और हल्की बारिश, मतलब आपके हाँ सी पड़ी है बेसिकली। लेकिन जो यूरोप से खबरें आ रही हैं ना और वो जो मनाजिर हैं उनको देख के मुझे ज़्यादा घबराहट हो रही है। मुझे उनके लिए दुख हो रहा है। दे आर नॉट यूज्ड टू इट एंड दे आर, यू नो व्हाट, दे आर डाइंग। इतनी गर्मी है कि देयर आर ह्यूज नंबर्स कमिंग आउट ऑफ दोज कंट्रीज जहां लोग गर्मी की वजह से मर रहे हैं। उसके बाद यूके की मैंने यूके की एक फुटेज देखी जहां मतलब कि एक रौला पड़ा हुआ था एसी एयर कंडीशनर खरीदने में। एयर कंडीशनर्स खत्म हो गए हैं, एयर कंडीशनर्स, पंखे। दूसरी बात यह है हुमा कि वहाँ पे जो स्ट्रक्चरल ये देखें डिज़ाइनिंग है या फिर आर्किटेक्चर है या इमारतें या अपार्टमेंट बिल्डिंग्स या दफातर जो भी है, जो घर हैं, वो हीट ट्रैप करने के लिए डिज़ाइन होते हैं। उनका डिज़ाइन ये होता है कि वो इंसुलेटेड रहें और अंदर जो एक दफ़ा हीट आ जाए वो हीट बाहर ना जाए। अब सोचिए जब इतनी गर्मी पड़ रही है, जब इतनी गर्मी पड़ रही है और मुसलसल हीट उन घरों में, उन बिल्डिंग्स में, उन दफातर में ट्रैप हो रही है तो वहाँ सांस लेना लोगों का दुश्वार हो चुका है क्योंकि वो तंदूर बन गई हैं इमारतें। आप ये सोचिए, एयर कंडीशनिंग। एक एग्जांपल दे देते हैं आपको कि स्पेन में, जैसे कि अगर आपको एक एग्जांपल दिया जाए, इतनी रिकॉर्ड गर्मी पड़ी है कि उसके बायस 5 दिनों में अमवात की तादाद जो है ना अब्दुल्ला वो 350 से ज़्यादा हो गई है। आई मीन दीज आर ह्यूज नंबर्स। जब आप रीज़न देखें कि क्यों लोग मरते चले जा रहे हैं, जी गर्मी भी ऐसी अनप्रेसिडेंटेड जो उन्होंने पहले ना देखी हो। साथ ही आपको बता दें कि आलमी इदारा सेहत के मुताबिक यूरोप में गर्मी से एक हफ्ते में 1300 अमवात हुई हैं। 1300 पीपल हैव डाइड। पोलैंड में शदीद तरीन गर्मी का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। दर्जा हरारत जो है वो 40 डिग्री से ऊपर चला गया है। आप तसव्वुर कर सकते हैं इन ममालिक में जहाँ ठंडे मुल्क कहते थे और ज़ाहिर थे भी और हैं भी, पीपल हु कुड अफोर्ड वो समर में यूरोप की तरफ जाते थे, भागते थे रादर कि हमारी कोई ठंडी छुट्टियां जो हैं गर्मियों की वो जरा ठंडे मुल्कों में हो। जर्मनी में गर्मी का 6 साल रिकॉर्ड टूटा है। पारा 41 डिग्री को छू गया है, 41 एंड फील्स लाइक इससे ज्यादा होता है। एक तो ह्यूमिडिटी फैक्टर, फिर जो हीट ट्रैप होती है इनकी इमारतों में, इनके घरों में, इनकी बिल्डिंग्स में, उससे तो जीना दोपहर हो जाता है। फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत कई यूरोपीय ममालिक ने सयाहती मकामात बंद कर दिए हैं। बिजली की तलब बढ़ने से कई इलाकों में पावर ब्रेकडाउन। अच्छा, ये पावर ब्रेकडाउन का सिलसिला अलग शुरू हुआ है। कई इलाकों में बिजली आई नहीं रही है क्योंकि बिजली की डिमांड इतनी ज्यादा यकसर बढ़ी है और एयर कंडीशनिंग की वजह से बढ़ी है। हम तो समझते हैं इन चीजों को, ऑब्वियसली वी डोंट लाइक इट व्हेन इट हैपेंस टू अस, लेकिन हमारे यहाँ ये होता रहता है। इट वुडंट बी एन अनयूजुअल थिंग। यस, यूरोपियन मुल्कों में ऐसा होना कि पावर ब्रेकडाउन हो रहा है, गर्मी इतनी हो गई है कि संभाली नहीं जा रही है एंड ऑल दैट, दीज आर अनयूजुअल हैपनिंग्स। और ये बड़ी नई चीज़ है। माहौल है, हमारे जो घर हैं, हमारे जो रहन सहन है, हमारा जो लिबास, हमारा सब कुछ इस मौसम की मुनासिबत से हमने अडेप्ट किया हुआ है ना, जाहिर है। सो या ये सूरत हाल है, वी आर यूज्ड टू इट क्योंकि हम इसी खित्ते में रहते हैं। लेकिन यूरोप के लिए ये नई लहर है गर्मी की जो बर्दाश्त नहीं हो रही उनसे। अभी हम आगे बढ़ेंगे ज़रा। अमेरिका ईरान, अब तो हम जंग कहना नहीं चाहते और MOU और पीस टॉक्स की हम बात करना चाहते हैं। हाउएवर वीकेंड पे कुछ ऐसा सीन बन गया था जहाँ दोनों ने एक दूसरे को कुछ हमले भी किए और रात गए। दोबारा ये खबर आई, एक्सियोस ने रिपोर्ट किया कि दोबारा से जंगबंदी पर इत्तेफाक हो गया है और अब ट्यूसडे को ये जो संडे को मुलाकात होनी थी वो नहीं हो सकी थी इन्हीं हमलों की वजह से अब ट्यूसडे को दोहा में मिलेंगी ये टीम। तो फिर अब थोड़ी सी डिटेल, इफ यू मिस्ड इट, तो आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया हमलों के तबादले को दोनों ममालिक के जारी मुज़ाकराती अमल के लिए एक बड़ा ऑब्वियसली धचका तो करार दिया जा रहा है। आलमी बरादरी जो है वो इन वाक़यात को तशवीश की नज़र से देख रही है और अगरचे वाशिंगटन और तेहरान दोनों फरीकैन बदस्तूर जो है वो बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक कर चुके हैं। हाँ, जंगबंदी के अज़म का इजहार भी कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानात का सिलसिला जो है वो भी जारी है। वो तो आपको पता है कि थ्रू आउट द वॉर, थ्रू आउट द सीज फायर
वो वाली बात जो है वो रुकी नहीं इस नई कशीदगी ने पाकिस्तान और कतर जैसे सालिस ममालिक के लिए भी किसी हतमी माहिदे तक पहुँचने के अमल को चैलेंजिंग बनाया हुआ है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें वैसे कमोबेश वही हैं, लेकिन मामूली सा इजाफा देखा गया है। हाँ, ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स की कीमत 58 सेंट्स या 0.8% इजाफे के साथ $72.57 तक पहुंची थी, और इसी तरह अमरीकी वेस्ट टेक्सास WTI क्रूड 88 सेंट्स या 1.3% इजाफे के बाद $70.11 फी बैरल पर ट्रेड करते देखा गया है। दूसरी जानिब अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तेफाक कर लिया है। सो दिस इज द लेटेस्ट। यस, एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और ईरान अपना हुर्मुज़ के तनाज़े को हल करने के लिए मंगल को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुलाकात करने पर राजी हो चुके हैं, और हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त जारी रहेगी। अभी चल रहा है सब कुछ। लेकिन बात भी तो वहीं से स्टार्ट हुई थी ना। हाँ। आपको पता है कि दैट इज़ वेयर इट स्टार्टेड फ्रॉम। अच्छा, इससे पहले आपको ये बता दें कि आला ईरानी ओहदेदार जो हैं उनका कहना था कि हालिया अमरीकी हमलों और मुफाहमत की यादाश्त की शराइत की खिलाफ वर्जी पर ईरान ने इतवार को होने वाले टेक्निकल मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लिया था, जिस तरह अभी आप उसके बारे में बता भी रहे थे। कशीदगी में हालिया इजाफा जो है वो 23 जून को उस वक्त शुरू हुआ जब अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनाए हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों के महफूज इनखला के लिए 2 मुतबादिल बहरी रास्तों का ऐलान किया, जिनमें ओमान की समुद्री हदूद से गुजरने वाला रास्ता भी शामिल था। एंड ऑब्वियसली ईरान को ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी। ईरान ने इस मंसूबे को मुस्तरद करते हुए कहा कि इसकी कोई मुशावरत नहीं की गई, बेसिकली उनसे कोई कंसल्टेशन नहीं हुई, एंड दे जस्ट डिसाइडेड ऑन इट्स ओन। जिसके बाद ईरान ने 25 जून को ओमान के साहिल के करीब ताइवानी कंपनी के ज़ेरे इंतज़ाम ऑयल टैंकर पर हमला किया, जिसके बाद 26 जून को अमरीका ने ईरान पर मुफाहमती याददाश्त की मुबैना खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हुए फ़ज़ाई हमले किए। 27 जून को पासदारान इनकलाब ने दावा किया कि इसने खित्ते में मौजूद अमरीकी अफवाज को निशाना बनाया है, जबकि बहरीन ने मुताद ड्रोन हमलों की तस्दीक भी की, और उसी रोज़ आबना हुर्मुज़ में एक और ऑयल टैंकर भी हमले की जद में आया। सो ये 3-4 रोज़ में होता रहा, जब ज़ाहिर है हमारे यहाँ छुट्टियाँ आशूरे की और उसके बाद वीकेंड चल रहा था, जिसके बाद अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ फ़िज़ाई कार्रवाइयों का दूसरा मरहला शुरू किया, और जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में मौजूद अमरीकी अफवाज पर मजीद हमलों का दावा किया। एक बार फिर मौक़िफ़ दोहराया कि आबना हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त के इंतज़ाम की जिम्मेदारी सिर्फ ईरान की है। इन वाक़यात के बाद खलीजी ममालिक में भी तशवीश की लहर दौड़ गई और खलीजी खित्ते में कशीदगी में नुमाया इजाफा हुआ, जबकि आलमी बिरादरी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे रहे। लेकिन उम्मीद अफजा बात यह है कि अब दोबारा से जंगबंदी पर इत्तफाक हुआ है और ट्यूसडे को ये दोनों मिलेंगे और बात को नए सिरे से आगे बढ़ाएंगे। अब कितनी दफ़ा पहले भी आपको पता ये हो चुका है और अब फिर हो रहा है। लेकिन वी रियली हैव नो अदर चॉइस बट जस्ट टू बी होपफुल अबाउट इट। द फैक्ट कि ये इतना कुछ होने के बावजूद और इतने स्टर्न किस्म के स्टेटमेंट्स के बावजूद बातचीत फिर पे आमादा हो जाते हैं और वापस आ जाते हैं और बात कर रहे होते हैं, दैट इज स्टिल खासी बदएतमादी। लेकिन इसके बावजूद आपने ठीक कहा कि दोनों ममालिक मुज़ाकराती अमल से पीछे नहीं हटे हैं, ना हट रहे हैं। इसी पे बात करते हैं। सरदार मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर आज़ाद कश्मीर, साबिक सफ़ी, और भी बहुत ज़्यादा तारुफ हैं इनके। सरदार साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड गुड मॉर्निंग। सरदार साहब, this is very encouraging despite everything else that might be happening. Statements इधर से उधर हो रहे हैं, हमले भी 1-2 कर लिए, लेकिन they still decide कि नहीं, हम बातचीत ज़रूर जारी रखेंगे। आप होपफुल हैं? आपको लगता है कि एक्चुअली डिप्लोमेसी और ख़ासतौर पे इतनी बड़ी जंग के बाद अगर बातचीत हो रही है, बड़ी मुश्किलों से यहाँ पहुँचे हैं, they will continue with it? जी, मैं ज़ाती तौर पर पुरुमीद हूँ कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे, और दूसरा ये कि आने वाले दिनों में भी इस किस्म के हादसात होते रहेंगे, क्योंकि अभी तक जो है इन्होंने कोई ऐसा चैनल कायम नहीं किया जिससे जब कोई सूरत हाल बिगड़ रही हो तो उसे संभाला जाए। आपको याद होगा कि जो इनका 14 नुकाती फार्मूला है मुफाहमती यादाश्त में, उसमें एक शक ये थी कि बल्कि इनके दरमियान इत्तफाक हुआ था कि अगर आबना हुर्मुज़ के ऊपर किसी किस्म की कोई गलत फहमी पैदा होती है तो उसे दूर करने के लिए हॉटलाइन इस्तेमाल की जाएगी, लेकिन इस मरतबा वो हॉटलाइन इस्तेमाल नहीं की गई। इसका मतलब ये इसमें एक सुकम है जिसे दूर करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जनबंदी अमेरिका ने करवाई, बड़ी कोशिश से करवाई, तगदो की, ईरान जो है वो पसोपेश कर रहा था,
और हालांकि ईरान का ज़्यादा नुकसान हुआ था, लिहाजा अमेरिका ही इसका मुहाफ़िज़ है। दूसरा ये सदर ट्रंप जो है गाहे बगाहे धमकी देते रहते हैं, लेकिन उस धमकी के ऊपर अमल नहीं करेंगे, क्योंकि जो जंग का नक्शा उभरा है उसमें अमेरिका को उतना या ईरान से ज़्यादा नुकसान है। तो इस वजह से वो दोबारा जंग में नहीं जाना चाहते। जो नवंबर के मिड टर्म इलेक्शन है वो भी करीब तर हो गए हैं। उसके अलावा यह है कि उनको जो माली नुकसान हुआ है या उनके प्लेटफॉर्म्स थे, मतलब ये जो मिलिट्री डिफेंस प्लेटफॉर्म्स थे, उनको जो नुकसान हुआ है या उनकी बेसिस को नुकसान हुआ है, उसको वो दोबारा दोहराना नहीं चाहते, क्योंकि इससे अमेरिका की शोहरत को नुकसान पहुंचा है और उनके हलीफ उनसे दूर हो गए हैं। ख़ास तौर से मैं कहना चाहता हूं कि जो नेटो के हलीफ थे या मगरबी यूरोप के, बिलखुसूस यूरोपियन यूनियन के और जापान और साउथ कोरिया, ये उनसे दूर हट के ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो सोल सुपर पावर थी और उसके वो जब भी कहते थे, फ़खरिया अंदाज में कहते थे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हलीफ उनके हैं, अलायंस की शक्ल में, यानी ज़बानी कलामी नहीं बल्कि एक अलायंस का हिस्सा थे। तो वो अलायंस जो है उस जद में आई है, इसलिए वो दोबारा से जंग शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले वीकेंड से ये क़यास आराई हो रही है, इसी वीकेंड से ये क़यास आराई हो रही है कि शायद जंग दोबारा से शुरू हो जाए। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, और मैं आपने बहुत, आप दोनों ने बहुत अच्छा पस मंज़र दिया है, इसलिए मेरे लिए भी तबसरा आसान है। वो ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक चीज़ उभर के सामने आई है कि उसको सबसे पहले हल करना पड़ेगा और उसके बाद बाकी मामलात हल होंगे, और वो है आबना हरमुज़। आबना हरमुज़ की गवर्नेंस किसके पास है? ईरान के पास है। सरदार साहब, इसी बारे में अगर हम आपसे सवाल भी कर लें साथ में, कि जब अक़वाम मुत्तहिदा ऐलान करता है और वो कहता है कि अल्टरनेट रूट है और ओमान की साहिली हदूद में से वो गुजरेगा, ओमान के समुंदरों में से गुजरेगा, तो ईरान को इस पर क्या एतराज़ होता है या क्यों एतराज़ होता है? आबना हरमुज़ बाय लॉ जो बैनुल अक़वामी क़वानीन हैं, इंटरनेशनल वाटर्स हैं। अब ज़ाहिर है इस जंग ने वो सूरत हाल तब्दील कर दी, दुनिया के लिए वो सूरत हाल एक्सेप्ट करना कैसा रहेगा? मतलब ईरान को आप किस तरह से कंट्रोल करता हुआ देख रहे हैं आबना हरमुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त? क्योंकि अभी तो जंग के माहौल में तो आपको पता ही है, ज़ाहिर है अभी भी खिलाफ वर्जी हुई तो हमले हो गए, लेकिन फॉर हाउ लॉन्ग? अच्छा, इसमें देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ बैनुल अक़वामी क़ानून क्या है। बैनुल अक़वामी क़ानून जो है उसमें UN कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के मुताबिक जितनी भी स्ट्रेट्स हैं या इस किस्म के इंटरनेशनल वाटरवेज हैं या पैसेजवेज हैं, वो फ्री हैं, वहाँ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, क्योंकि कुदरती आबी गुजरगाह है ना, ज़ाहिर है किसी मैन मेड नहीं है। जी, मैन मेड नहीं है, और उसमें ख़ास तौर से जो काबिल ज़िक्र आती हैं जो उसके मुकाबले में है, वो स्ट्रेट ऑफ मलाका है, उसके बाद बाबल मंदब है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, टर्किश और डेनिश स्ट्रेट्स हैं, इंग्लिश चैनल है, इस किस्म के लेकिन 100 के करीब हैं। अच्छा, ईरान का इस्तदलाल ये है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ है उसके ऊपर हमलों के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब स्ट्रेट से अंदर गुजर के जाएंगे तो वहाँ कतर में अमेरिका का एक बहुत बड़ा फ़िज़ाई अड्डा है, और उसके बाद आगे चले जाएं बहरीन में उनका 5th फ्लीट मौजूद है, और वो ये कहते हैं कि ये जो, और उसके अलावा मशरक़ वस्ता में बाकी तमाम खलीजी रियासतों में, और लगभग जो है 12 के करीब, 12 से ज़्यादा सेंटकॉम की बेसिस मौजूद हैं, और वो ये कहते हैं कि न सिर्फ वो ईरान का पहरा दे रहे हैं, बल्कि उसमें जो भी हमले होते हैं या जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते हैं या जो उसके अलावा जो किनेटिक ऑपरेशंस होते हैं वहाँ से शुरू होते हैं। एक ये है। दूसरा ये है कि वो ये समझते हैं कि ये सिर्फ 2 ममालिक का हक़ है, क्योंकि सूरत हाल जंग के बाद वो बदल गई है, उन्होंने जंग से पहले बंद नहीं किया था, और वो कहते हैं कि ओमान और वो तय करेंगे, और अभी वो मुज़ाकरात जारी रखे हुए उन्होंने कि वो इसके बारे में, गवर्नेंस के बारे में क्या फैसला करेंगे। लिहाजा वो समझते हैं, ये जो आप कहते हैं कि उन्होंने मुतबादल रास्ता बनाया है, एक तो वो जगह जो है जो उन्होंने मुतबादल रास्ता बनाया वो ज़रा शैलो है, और जो फितरी गुजरगाह है, नेचुरल गुजरगाह है, वो वही है जो ईरान के साहिल के करीब से गुजरती है, यानी मतलब है कशम आइलैंड से थोड़ा सा आप आगे चले जाएं और उसके बाद जो है गल्फ़ ऑफ ओमान के धाने पे ये जो है ये गुजरगाह बनती है। ईरान ने उसे थोड़ा सा और भी तंग कर दिया था जंग के दौरान। तो ये ईरान की आर्गुमेंटेशन है। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि फ़िलहाल कोई इस किस्म का कानून मौजूद नहीं है, लेकिन जो इनका 14 नुकाती फार्मूला हुआ था उसमें
उन्होंने ये भी इजाफा किया था कि जो आबना हरमुज़ के ऊपर जो भी दस्तरस्त है, गवर्नेंस है, उसके बारे में बैनुल अक़वामी क़ानून के मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा। ये भी इशारा दिया जा रहा है कि ये जो कानून बनाया जाएगा या जो नया प्रेसिडेंट कायम किया जाएगा, ये न सिर्फ ओमान बल्कि बाकी जो साहिली रियासतें हैं, खलीजी साहिली रियासतें हैं, उनकी मुशावरत से तय किया जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि अब जो है ये सर फहरिस्त है, पहले इसे हल करें, वरना ये है कि वो जो न्यूक्लियर टॉक्स हैं, जो सैंक्शंस रिलीफ है, जो मंजमद असासों को रिलीज़ करना, ये सारे का सारा सिलसिला जो बहुत हसास मामलात हैं, ये सारे का सारा मामला रुक जाएगा। अच्छा सरदार साहब, ये बिल्कुल आपकी बात ये 100% सही है कि सबसे पहले तो हुर्मुज़ वाला मामला जो है उसको क्लियर किया जाए, अदरवाइज यू कैन नॉट गो ऑन टू द अदर नुकात। और नेचुरली कोई परमानेंसी चाहिए, वी डोंट वांट कि एक MOU पे ही सारा इन्हिसार हो, पूरी एक प्रॉपर पीस डील जिस पे दोनों पार्टीज जो हैं वो माने, एडेयर करें। दैट इज़ ऑब्वियसली द एंड गेम ऑफ व्हाई ऑल दीज टॉक्स आर हैपनिंग। इक़वाम मुत्तहिदा का रोल इससे पहले हमने इतना प्रोमिनेंट नहीं देखा, लेकिन हुर्मुज़ के वक्त वो ज़रा बीच में आ गए। नेचुरली देयर आर शिप्स दैट हैव बीन स्टक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और उनको निकलने की ज़रूरत भी है। अब ये इसी जो टॉक स्विट्ज़रलैंड में हो रही हैं, ऑब्वियसली उसके अंदर तो बहुत सी और डिस्कशंस भी होनी है, इसके लिए इसकी इम्पोर्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए एक प्रॉपर एक और निज़ाम होना चाहिए, एक और टॉक्स होनी चाहिए। परहैप्स UN शुड पार्टेक इन इट और इवन हेड इट, और सारी गल्फ नेशंस जो हैं जो कि ज़्यादा मुतासर हैं, या फॉर दैट मैटर ओमान और ईरान, दे शुड बी अ पार्ट ऑफ इट एंड दे शुड मेक द डिसीजन ऑफ हाउ हुर्मुज़ शुड वर्क। ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आर हैपनिंग। नहीं, मेरा ख्याल है कि जुड़ गई हैं, और जो ईरान है उसके लिए बहुत बड़ा लेवरेज पॉइंट है। और बल्कि यह है कि लोग दौरान जंग ये कह रहे थे कि ईरान को किसी एटम बॉम्ब की ज़रूरत नहीं थी, उसने अपने दिफा के लिए आपने हरमुज़ को इस्तेमाल किया, और ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त है। लिहाजा ये आपना हरमुज़ बाकी तमाम मामलात से जुड़ गया है, इसे आप अलहदा नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान से मुशावरत नहीं की, यानी ये कि मैं समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा को इस्तेमाल किया गया है। और दूसरी ये भी आपको याद होगा कि बरतानिया और फ्रांस ने मिलकर कोई 49 ममालिक की एक कॉन्फ्रेंस की थी, और उन्होंने कहा था कि जब जंगबंदी हो जाएगी तो उसके बाद वो एक ऐसा फ्लीट वहाँ मुतय्यन करेंगे जो इसकी सेफ्टी वेसल्स जो है, ऑयल टैंकर्स या कार्गो वेसल्स की सेफ्टी को यकीनी बनाएंगे। लेकिन उस वक्त सदर ट्रंप जो है मजाक से कहते थे कि उस वक्त तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं होगी। तो एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत अहम नुक्ता है कि सदर ट्रंप ने जिस मुआहदे के ऊपर दस्तखत किए हैं, जिस मफाहमती यादाश्त के ऊपर दस्तखत किए हैं, ये इतनी तारीख़ी है, इतनी इनकलाबी है कि अगर इसके ऊपर अमल दरामद हो जाए तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ईरान और खलीजी रियासतों को पहुँचेगा, और बल्कि पाकिस्तान जैसे ममालिक, ये जो मिडल ईस्ट है या ग्रेटर मिडल ईस्ट है, उसको पहुँचेगा, क्योंकि ये एक इनकलाबी फार्मूला है जिसमें उन्होंने ईरान और खलीजी रियासतों को एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार के लिए एक नक्शा दिया है कि वो एक दूसरे के तामीर नौ में भी हिस्सा लेंगे, और उसके बाद स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप्स भी करेंगे, और अमन और सलामती के लिए मुश्तरका कोशिशें करेंगे। इसकी वजह से इसराइल परेशान है, क्योंकि इसराइल मार्जिनलाइज हो गया है और उसकी बहुत सी चीज़ें जो है मुस्तरद हुई हैं, मसलन बैलिस्टिक मिसाइल से मुताल्लिक़। लेकिन अभी जो मार्को रूबियो ने दौरा किया है, मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स वापस जा रहे हैं, तो उन्होंने ईरान का एक माफ़ कीजिएगा इसराइल का एक मुतालबा दोबारा सर फहरिस्त रख दिया। वो ये है कि हूथीज़, हमास, हिजबुल्ला और इराकी मिलिशियाज को, जो जिनको एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस फॉर ईरान कहते हैं, कि उसे जो है डिसमेंटल कर दिया जाए। तो ये पूरे के पूरा जो है अपना हरमुज़ भी हल हो जाएगा, बाकी मामलात भी हल हो जाएंगे। लेकिन जो इसराइल का अनफिनिश्ड एजेंडा है, ग्रेटर इसराइल का, या ईरान को तबाह करने का, या ईरान की रजीम को तबाह करने का, वो नामुकम्मल रहेगा। इस वजह से
ये पूरे का पूरा मामला मुतज़लज़ल रहेगा, यानी ये नहीं होगा, इसमें टर्बुलेंस जारी रहेगी। और यकीन के साथ, क्योंकि 2 इंतखाबात आ रहे हैं, एक मिड टर्म इलेक्शन जिसका हमने जिक्र किया अमेरिका में हो रहा है, और 1 सितंबर में इसराइल का इलेक्शन हो रहा है, और वो इसको डिस्टर्ब करने की मुसलसल किसी न किसी तरीके से आप कह रहे हैं कोशिश करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, कुछ गेन्स मिल जाए। बहुत शुक्रिया आपका सरदार साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग सर। और इसकी तो पूरी कोशिश होगी कि उनको कुछ ना कुछ अगले 1-2 महीनों में कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी सी चीज मिल जाए, कुछ गेन मिल जाए आउट ऑफ इट, ताकि लोकल ऑडियंस को जरा सैटिस्फाई कर सकें, जो हैं वो नेतन्याहू के फेवर में इलेक्शन कैंपेन में। अच्छा जी, वेनेजुएला में आपको बताया था हमने, ज़िलज़िला आया है, हौलनाक ज़िलज़िला, क़यामत के मनाजिर थे और हज़ारों लोग लापता थे। अच्छा, ज़िलज़िले का ये होता है कि जिस मोमेंट पे जब वो आया होता है तो उस वक्त दुनिया रिपोर्ट कर देती है कि जी इस नौयत का था, ये उसके फिगर्स थे, ब्ला ब्ला ब्ला। उसको कुछ दिन बाद पता चलता है एक्चुअली कि हुआ क्या था। मतलब ये नंबर तो इतना बड़ा था कि 7.5 ऑन द रिक्टर स्केल, जो कि हमने एटलीस्ट लाइक हम लोग तो शायद सोच भी नहीं सकते, और अल्लाह ना करे कहीं ऐसा हो। लेकिन जब आप सुन लेते हैं ना कि ये 7.5 की बात हो रही है, तो ऑलरेडी आपको पता चल जाता है कि यहाँ तो बहुत तबाही आई होगी, जो कि इवेंचुअली अनफोल्ड होगी और सामने है, हमारे सामने है। 1400 से ज़ायद अफराद की हलाकत की तस्दीक हो गई है, 3360 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं, 69,000 अफराद लापता हैं, ऑलमोस्ट 70,000। और अनफॉर्चुनेटली 70,000 लोगों का कुछ नहीं पता कि वो जिंदा हैं या नहीं। इस बात को 4 दिन हो चुके हैं। अब 4 दिन हो जाएं और 70,000 मिसिंग हो तो फिर समझ लें फिर आप क्या है। वी हैव गॉन थ्रू इट, वी नो एग्जैक्टली हाउ इट इज़। सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो मिसिंग रिपोर्ट हो रहे हैं, एंड दिस फिगर ऑल्सो बाय द वे कीप्स गोइंग अप। ये मिसिंग का फिगर भी हर रोज़ ऊपर चला। 4 रोज़ बाद 11 साल के 2 बच्चों समेत 4 अफराद मलबे से ज़िंदा बरामद हुए हैं। ऐसे मुआज़ात भी नज़र आते हैं फिर, और ऐसी इंसानी रेजिलियंस की कहानियाँ भी इन वाक़यात में फिर देखने को मिलती हैं। अब तक ज़िंदा मिलने वाले अफराद की तादाद 33 हो गई है, जो इन मलबों से ज़िंदा निकल रहे हैं। कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। फिर सैकड़ों बैनुल-अक़वामी कारकुनों, मकामी फ़ौजी दस्तों की इमदादी सरगर्मियाँ दुनिया से तंजीमें पहुँच रही हैं। यूरोपीय यूनियन ने ज़िलज़िला मुतासरीन के लिए $50 लाख से ज़ायद की हंगामी इमदाद जारी कर दी है, और यूनिसेफ के मुताबिक ज़िलज़िले से मुतासरा 18 लाख अफराद को इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। क्योंकि जो बच गए हैं, अब आप सोच लें कि किस रबर तो में वो बचे नहीं, घर तो है नहीं, और टेंट्स भी, और फिर आपको पता है कि साफ पीने का पानी, दवाइयाँ, मतलब देयर आर अ मिलियन थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड, बिकॉज आपने जीना तो है ना। जो बच गए हैं उन्होंने दे हैव टू सर्वाइव ऑल्सो। पोप लियो का आपको बता दें, वेनेजुएला में ज़लज़ले से तबाही पर शदीद दुख का इजहार उन्होंने किया, और पोप ने ज़लज़ला मुतासरीन की जल्द बहाली के लिए दुआ भी कराई। दुनिया का मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कोना है जो कि इनके लिए दुआ ना कर रहा हो, बिकॉज इफ़ यू हैव गॉन थ्रू, और इवन इफ़ यू हैवंट गॉन थ्रू एनीथिंग सिमिलर, ये कुदरती आफात जब आती हैं ना, ज़लज़ला हो जाए, सैलाब आ जाए, इससे बचाव कुछ नहीं होता। मतलब उस लेवल की आफत है जिस पे सारी दुनिया की अटेंशन होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है, फिर ईरान अमेरिका मामला आता, आपने हुर्मुज़ जंग, नॉट सो जंग, हमले, जवाबी हमले, इसमें इतनी दुनिया की अटेंशन कॉट रहती है कि फिर इस किस्म के वाक़यात पे ज़रा कम तवज्जो जाती है। लेकिन ये वो वाक़यात हैं जिसमें पूरी दुनिया को तवज्जो देने की ज़रूरत है, बिकॉज ये इंसानी अलमिया है, और इसको ठीक करने के लिए कौमों को इकट्ठे काम करना होगा। एंड एनीबॉडी कैन बी एट द रिसीविंग एंड ऑफ इट। मतलब जो ऐसे एरियाज ऑफ द वर्ल्ड में हैं जहाँ ज़लज़ले आते हैं, जापान में आपको पता है कि कैसे ज़लज़ले आते हैं, जो आया भी है। आपको पता है ना कि कल इधर पाकिस्तान में भी एक इस्लामाबाद में भी ज़लज़ला आया था। इस्लामाबाद आपको पता ही है फॉल्ट लाइन है, वहाँ करीब से गुजर रही। अभी एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं थोड़ी देर में। वेलकम। ये भी बड़ी पेनफुल कहानी है वैसे। सुरजानी टाउन कराची में आपको बताएं, मुबैना तौर पर शौहर के तशद्दुद से हलाक होने वाली खातून की अदालती हुक्म पर कब्र कुशाई के बाद लाश का मुआयना करके नमूने हासिल कर लिए गए हैं। 18 साला
मिसबा का 9 जून 2026 इसी महीने उसकी रात को इंतकाल हुआ था और पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया की सरबराही में खुसूसी मेडिकल बोर्ड बना दिया गया है और अहले खाना ने खातून के शौहर पर मुबैना तशद्दुद से कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाया था। अच्छा सॉरी पॉज इधर मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हम पहले आपको बता चुके हैं कि वो बच्ची जो थी वो 18 साल की थी। अब खातून शौहर बीवी मतलब ये सब कुछ साइड पे रखते हुए उसकी उम्र देखें, 18 साल की बच्ची कि क्या उससे पहले ज़िंदगी गुजरी होगी जहाँ उसका कत्ल भी हो गया। मतलब वो तो अभी बड़ी भी नहीं हुई थी, वो तो छोटी सी बच्ची थी। डॉक्टर समिया डॉक्टर समिया समिया पुलिस सर्जन है और ख़ातून ने 4 माह पहले शहरियार से पसंद की, मतलब इस बच्ची ने शादी की थी, पसंद की, लव मैरिज थी इसकी। पुलिस का कहना है कि मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया गया है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है कि मौत की असल वजूहात जानने के लिए मेडिकल बोर्ड ने ज़रूरी शवाहिद हासिल कर लिए हैं। पुलिस ज़राए ऐसा दावा कर रहे हैं कि मुलज़िम ने एतराफ़ किया है कि मौत से 3 दिन पहले इसने बीवी पर बहुत तशद्दुद किया था। बज़ाहिर तसल्ली होती है कि पुलिस ये मामला रफ़ा दफ़ा नहीं कर रही है, लेकिन क्या ही तसल्ली, लगता है कि होपफुली ये केस किसी मंतक के अंजाम तक पहुँचेगा। इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, कराची की ही एक और फैमिली की खबर भी मेरा बहुत दिल गमगीन है उस खबर को देख के। वो जो फैमिली वीकेंड के लिए गई हुई थी बलूचिस्तान सैर को अपनी गाड़ी में, 2 छोटे प्यारे बच्चे, और वो भी दहशतगर्दों के हमले की जद में आए। खैर काशिफ से हम इस वाक़े के बारे में बात करते हैं। काशिफ बताइएगा, इसका बैकग्राउंड बताइए, इस बच्ची का, इस लड़की का, इसकी कब शादी हुई, क्या बैकग्राउंड है? लड़का अपनी फैमिली के साथ रहता है, नहीं रहता है, या अकेले रहते हैं? और पसंद की शादी थी लेकिन क्या दोनों को खानदानों की रजामंदी थी, नहीं थी, क्या था? देखिए, ये 9 जून का वाक़या है जब मिसबा की जो है वो लाश मिली और इस हवाले से जो है वो अस्पताल लाश जब मुंतकिल की गई तो दोनों फैमिलीज की जानिब से पोस्टमार्टम करवाने से मना किया गया। ये पुलिस हुकाम भी बता रहे हैं, अस्पताल ज़राए भी बता रहे हैं। और उसके बाद जो मिसबा है इसकी फैमिली की जानिब से ये शुबा जाहिर किया गया कि इनके आपस में झगड़े होते थे और तशद्दुद भी किया गया, तो लिहाजा पोस्टमार्टम करवाया जाए। 3 से 4 रोज हो चुके हैं। जो न्यू कराची का इलाका है, यहाँ कब्रिस्तान में बाकायदा कब्र कुशाई की गई, मेडिकल बोर्ड था, पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया थी, हमारी उनसे बात भी हुई तो उनकी जानिब से ये बताया गया कि मुख्तलिफ जिस्म के सैंपल्स ले लिए गए हैं, लेने के बाद लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। 4 से 5 रोज लगते हैं इब्तिदाई रिपोर्ट आने में। रिपोर्ट जब आएगी तो उससे ही मुख्तलिफ चीजें सामने आएंगी। जो मुख्तलिफ हुकाम है, जब हमारी उनसे बात हुई तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि शुबा जाहिर किया जा रहा है कि तशद्दुद की वजह से जो है वो मौत वाक़या हुई है, लेकिन असल जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही जो है वो मजीद चीजें सामने आएंगी। तो बेसिकली काशिफ, ये हम सही समझ रहे हैं कि दोनों की फैमिलीज ने मना कर दिया कि हम पोस्टमार्टम नहीं चाहते, ये अदालती हुक्म से ही ये सब कुछ हो रहा है, वरना फैमिलीज इसको मजीद इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहती। बिल्कुल, फैमिली जो है वो इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहती। जो मिसबा के वालिद हैं उनकी जानिब से भी ये मना किया गया और उसके बाद रजामंदी के साथ ये लाश वसूल की गई और उसके बाद तमाम तर कार्रवाई करने के बाद तदफीन कर दी गई। लेकिन अब अदालती हुक्म पर जो है वो ये मामला आगे बढ़ा और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी ये चीज सामने आई। जब मिसबा के शौहर को हिरासत में लिया गया और लेने के बाद उसे तफ्तीश की गई तो मालूम हुआ कि मिसबा के शौहर की जानिब से मुबैना तौर पर तशद्दुद भी किया जाता था। इस हवाले से कुछ शवाहिद भी पुलिस को मिले हैं, ताहम पुलिस की जानिब से भी ये रिक्वेस्ट की गई और उसके बाद अब जो है वो पोस्टमार्टम भी हो गया है और मुख्तलिफ जो सैंपल्स है वो ले लिए गए हैं। घर वाले नहीं मान रहे थे पोस्टमार्टम वगैरह के लिए, हु इज एक्टिवली परसुइंग दिस केस? और वालिदैन की ज़ाहिर मर्जी के खिलाफ इनकी शादी हुई, सो क्या लड़की के घर वाले हैं जो इस केस को परसू कर रहे हैं? इसमें मुद्दई कौन है एग्जैक्टली? क्योंकि जाहिर है पुलिस, क्योंकि लग रहा है दोनों पार्टियां तो करना ही नहीं चाह रही है इसको, पुलिस इतनी प्रोएक्टिव हो गई है कि वो खुद ही करे जा रही है। देखिए, अमूमन तो ये प्रैक्टिस होती है कि जब कोई मुकदमा दर्ज होता है तो पुलिस की जानिब से कहा जाता है कि जो मुद्दई है वो उसी कंसर्न फैमिली के या मुतासरीन लोगों के जो है वो लवाहिकीन या अहले खाना में से कोई हो। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी उसी तरह से करती है। लेकिन हमने इस मुकदमे में देखा है कि पुलिस की जानिब से जब शुबा जाहिर किया गया तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से प्रॉपर शुरू कर दी गई ताकि इस मामले की तहकीकात हो सके। इस मामले की तहकीकात तब शुरू हुई, मुकदमा देखिए फैमिली की जानिब से दर्ज करवाया गया है और दर्ज करवाने के बाद
जब इसकी इन्वेस्टिगेशन से मजीद फॉलोअप करने से मना कर दिया गया और लाश भी वसूल कर ली गई, उसके बाद पुलिस को शुबा जाहिर हुआ और शुबा के तौर पर जब हिरासत में शौहर को लिया गया तो उसकी जानिब से जो है वो मुख्तलिफ चीजें जब सामने आई तो पुलिस की जानिब से इन्वेस्टिगेशन को जो है वो आगे बढ़ाया गया और इस्तदा की गई अदालत से कि उन्हें फौरी तौर पर जो है वो मुख्तलिफ शवाहिद इस तरह के मिले हैं। जब वो शवाहिद अदालत के सामने भी रखे तो कब्र कुशाई की बाकायदा इजाजत मिली और मजीद पोस्टमार्टम के लिए भी इजाजत मिली। ये पोस्टमार्टम डॉक्टर सुमैया की जानिब से भी कहा जा रहा है कि जिस रोज ये वाकया रिपोर्ट हुआ, मिसबा की लाश मिली, अगर उसी रोज किया जाता तो अब तक इसकी मेडिकल रिपोर्ट भी आ जाती और इस हवाले से तमाम तर चीजें भी सामने आ जाती। लेकिन चूंकि मामला डिले किया गया और डिले करने के बाद अब जो है वो बाकायदा पोस्टमार्टम कर लिया गया है, मुख्तलिफ चीजें इकट्ठी कर ली गई हैं और उसके बाद सैंपल्स लेने के बाद जो है वो अब एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत जो है वो ये तमाम तर चीजें होती है। जो डॉक्टर सुमैया हैं उनसे इब्तिदाई तौर पर मैंने ये जानने की कोशिश की कि आया क्या लगता है, क्या सिचुएशन है, या फिर जो सैंपल्स लिए गए हैं वो किस तरह के लिए गए हैं। तो जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा के जो है वो सैंपल्स ले लिए गए हैं और उन्हें इब्तिदाई तौर पर ये लगता है कि मामला कुछ मुख्तलिफ है और इस हवाले से जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। डॉक्टर सुमैया की जानिब से भी कहा गया, जबकि पुलिस के आला अफसरान जो है उनसे भी जब इन्वेस्टिगेशन के हवाले से हमने बातचीत की तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो शौहर का बयान है उस हवाले से पोस्टमार्टम बहुत जरूरी था, पोस्टमार्टम कर लिया गया है। मुख्तलिफ शवाहिद जब आ जाएंगे तो प्रॉपर जो है वो गिरफ्तारी भी की जाएगी इस हवाले से और इन्वेस्टिगेशन को आगे भी बढ़ाया जाएगा। सही, गिरफ्तारी भी होगी, इन्वेस्टिगेशन को आगे भी बढ़ाया जाएगा। शुक्रिया आपका, थैंक यू काशिफ। थैंक यू काशिफ। व्हाट अ फुल स्टोरी। मतलब 18 साल की बच्ची है, पसंद की शादी है और कितनी पसंद होगी, मतलब कि जब मारकुटाई भी स्टार्ट होगी है, लड़की मर भी गई बीच में। अभी तक ये समझ नहीं आई कि फैमिलीज़ क्यों नहीं चाहती थी, लड़की की फैमिली क्यों नहीं चाहती थी कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। उनको तो पता ही होगा ना कि वो पिट रही है अब घर में। एनीवे, ऑफ कोर्स वी विल फाइंड आउट कि यहाँ क्या हुआ। अब बात करते हैं, आपको बताएं कि अमेरिका ईरान मामलात में सूरत हाल, नहीं ये वाली नहीं एक्चुअली हमने बात करनी क्योंकि हमने कर ली थी थोड़ी देर पहले, याद है, इस बारे में हमने तफसील से बात की है और आपको बताया है। और उसकी अपडेट ये है कि ट्यूसडे को होने हैं मुज़ाकरात, लेकिन ज़ाहिर है इससे रिलेटेड भी कुछ दीगर मामलात हैं। आलमी मार्केट में तेल गैस की कीमतों में वाज़ेह कमी आई है। लगता यह था कि पेट्रोलियम मसनूआत में भी कमी आएगी, साथ साथ आई भी LPG की कीमतों में भी कमी आएगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि LPG के मामले में उल्टी गंगा बह रही है। LPG की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है और लाहौर समेत मुल्क भर में दुकानदार सरकारी कीमतों पर गैस फरोख्त करने के बजाय मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। मार्केट ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से LPG की सरकारी कीमत 308 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर रहेगी, मगर मुख्तलिफ दुकानदार LPG 480 से 500 रुपये फ़ी किलो तक में फ़रोख्त कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा है। घरेलू सार्फिन शिकायत कर रहे हैं कि मनमानी कीमतें वसूल करने वालों पर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई रिट नहीं है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कह तो रहे हैं कि LPG की ब्लैक बेसिकली कीमत पर ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और मार्केटिंग कंपनियों को नोटिस भी भिजवाए गए हैं। लेकिन मुताल्लिका इदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो सरकारी नर्ख जो हैं वो उस पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाए। लेकिन एक्चुअली वी डोंट नो कि आगे होगा क्या, बट समथिंग शुड बी डन अबाउट इट। अब ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, मुनाफ़ाख़ोरी है, जो भी है और नाजायज़ मुनाफ़ाख़ोरी है, इस पर देखने की ज़रूरत है, मौसर कार्रवाई की ज़रूरत है। बयानात की हद तक तो नहीं रहना चाहिए मामला महदूद और इसका नफाज अमली सतह पे भी नज़र आना चाहिए। देखिए ये सिलेंडर जो है ना, ये हर घर की बेसिक नीड है ऑलमोस्ट। अब तो विद गैस लोड शेडिंग एंड एवरीथिंग, यस सैडली दो, बट यस अब हर घर की बेसिक नीड है। एक ज़माने में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था हमारी ज़िंदगी में कोई सिलेंडर रखने का, लेकिन अब जो नए रिहायशी इलाके बन रहे हैं वहाँ भी गैस के कनेक्शंस नहीं होते, जो पुराने हैं वहाँ पे गैस आती नहीं है। और अच्छा ये जो आई एम सॉरी, अगर चूंकि हम बात कर ही रहे हैं तो एक दफ़ा फिर इनके मयार पे भी बात कर लें। अब्दुल्ला, ये जो स्क्रीन पे हम सिलेंडर्स दिखा रहे हैं, मुझे इनको देख के ना खौफ आता है। और जिस तरह आपने ये कहा है कि ये हर घर की ज़रूरत होगी है, सैडली इट इज़ ट्रू कि हर घर की ज़रूरत होगी है, तो इसमें भी कोई जिद्दत ले आओ। मतलब हमारे पास कौन से सिलेंडर्स कोई फाइबर के बने हुए या कोई क्वालिटी चेक हो, यस फाइबर के होते हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। अभी तो हम इसकी प्राइस कंट्रोल की बात कर रहे हैं, फाइबर पे तो अभी हम जा भी नहीं रहे। पीपल आर फोर्स टू कीप दीज इन देयर हाउसेज, जिनका उनको बस वो मतलब आप दुआ ही कर सकते हैं कि ना फटे और ये चलता रहे और ये ठीक हो बिल्कुल, बट इट्स वेरी डाउटफुल इनकी सेफ्टी क्या है। और अब्दुल्ला, हम कितनी बार ये सिलेंडर फटना एंड ऑल दैट
वो केसेस भी तो सामने आते हैं, उन पे हम बात भी कर चुके हैं। अच्छा हाँ, फाइबर के सिलेंडर्स भी होते हैं, इसमें भी एक रखा हुआ हमें नज़र आ रहा है, वो फाइबर का सिलेंडर है विद लोहे के सिलेंडर्स अलोंग साइड। सो ऊपर जो लाल रंग का था ना बीच में जिस पे थैली सी चढ़ी हुई थी वो फाइबर वाला सिलेंडर है। उसको थोड़ी सी इज्जत दी हुई थी, थैली भी चढ़ा दी है, बाकियों को तो इधर से उधर रोल कर रहे हैं। तो इनको घर में रखना, आई एम सॉरी टू से, यस हम सारे रखते तो हैं, लेकिन वी शुड नॉट हैव टू डू दिस। और हवादार जगह पे रखें, सायेदार जगह पे रखें। अगर नहीं है आपके इतनी घर पे लग्जरीज नहीं होती हर घर में कि हवादार जगह भी हो और सायेदार जगह भी हो। शेड एक छोटा सा बन जाता है, वो भी बन जाता है। नॉट ऑलवेज, मतलब आप चीज़ देखें कि क्या है, चाहेगा तो कोई ऑब्वियसली नोबडी वुड वांट के घर के अंदर पड़ा हो, एवरीबडी वुड वांट के घर से बाहर ही चीज़ हो। और पाइप्स वगैरह और दीगर मामलात भी ज़रा मद्देनजर रखने हाँ, मतलब इसको इतना लाइटली ना ले, वरना घर वाले कहते हैं ना कि पाइप का क्या मोदी लगा लेंगे, लेकिन वो खुद ही जो लगा लें उसके बाद उसको माचिस के साथ पूरा चेक करना होता है, मतलब देयर इज अ होल सिस्टम देयर, सो डोंट टेक इट सो लाइटली। वेल पीपल हु यूज इट वुड नो नॉट टू। अच्छा, एनीवे वी वांटेड टू टॉक अबाउट दिस क्योंकि ये हमारे कंसर्न्स हैं, तो डेफिनेटली और भी दुनिया के ये कंसर्न्स होंगे एंड वी विल ट्राई टू टॉक टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स अबाउट इट एज वेल। और ख़ास तौर पे अगर कीमतें भी कम नहीं हो रही डिस्पाइट एवरीथिंग तो बात तो अच्छा इस पे भी हम ज़रा बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ होंगे। लेकिन सरगोदा में बच्ची से ज़्यादती और कत्ल के मुलजिम की हलाकत के बाद अभी भी आवाम का गम गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा। वैसे मगर फिर भी कानून को हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं होनी चाहिए। दर्जनों अफराद ने दुकानदार दुकान जो थी वो दुकान का जहाँ पे वाक़या हुआ था दुकान का दरवाज़ा तोड़ा, सामान लूटा, सो वो भी जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हैं। वाक़े के बाद पुलिस ने 4 मुल्ज़िमान को नामज़द किया, लेकिन पुलिस के मुताबिक मरकज़ी पुलिस मुकाबले में मारा गया एक ही बंदा है। बाकी 3 मुल्ज़िमान के खिलाफ तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं, अवाम इस बारे में सवाल कर रहे हैं। अवाम अब तक लाइल्म है, मकामी लोगों में ऐसे शुकूक व शुबहात अब जन्म ले रहे हैं कि पुलिस शायद बाकी 3 मुल्ज़िमान को रियायत दे रही है। सरगोदा पुलिस के मुताबिक बच्चों के अगवा ज़्यादती के केसेस पुलिस की तरजीहात में शामिल हैं और इस केस में 18 मशकूक अफराद के नमूने फोरेंसिक लैब भिजवाए गए हैं। पुलिस की वजाहतों के बावजूद आवाम बहरहाल तहकीकात से मुतमईन नहीं है। उधर कराची में जो हुआ था वो भी आप बता दें। बिल्कुल, ये तो आपको याद दिलाई दें कि कराची में 3 साला बच्ची से ज़्यादती और कत्ल पर तफ्तीश जारी है और पुलिस हुकाम के मुताबिक मकतूला के करीबी रिश्तेदारों और कुछ महल्लेदारों के DNA जो हैं वो सैंपल्स लिए गए हैं जिन्हें टेस्ट के लिए लेबॉरेटरीज़ भेज दिया गया है। जिस तरह वाक़यात हो रहे हैं बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक ना सिर्फ हुकूमतों को बल्कि मजमूई तौर पर माशरे को भी ज़्यादा चौकन्ना और ज़िम्मेदाराना रवैया इख्तियार करना होगा, जिसमें ये चीज़ें इंक्लूडेड हैं कि अपने 3 साल के बच्चे को या इवन 7 साल की बच्चियों को और बच्चों को साइड पे दुकानों पे ना भेजें। What is wrong with you? You are the adult. खुद जाएं बच्चों के साथ, क्यों बच्चों को आगे काम पे लगाया हुआ है? Knowing what the world is, बच्चे की वो सेंस नहीं है कि वो खुद अपने लिए कोई फैसला ले पाएगा। किसी ने भी कहा कि हाँ थोड़ी देर के लिए ऊपर आ जाओ या इधर आ जाओ, बच्चे चल पड़ेंगे क्योंकि घर में आपने ये तो सिखाया नहीं होगा उनको ना करना, तो बच्चों को हमने कभी सिखाया ही नहीं है तो वो चल पड़ते हैं साथ। सो प्लीज टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। निकला तो एट द एंड ऑफ द डे आपके घर से ही था ना वो बच्चा तो बच्चा होता है, क्या उसे सिखाएं और क्या ना सिखाएं। और क्या आपको पता नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है? या तो मुझे कोई ऐसे पेरेंट्स सिखा दो वो कहेंगे हाय हाय अब बच्चों के साथ भी होना स्टार्ट हो गया। अच्छा, मलिक असगर है हमारे साथ, हमारे साथियों से मालूम करते हैं सरगोदा से। मलिक असगर, अब इस बच्ची से ज्यादती और कत्ल का मरकजी मुलजिम तो पुलिस कह रही है मारा गया, उसके बाद फिर दुकान जलाई गई, तोड़ फोड़ हुई, ये वाकया कैसे हुआ? जी बिल्कुल, सरगोदा में ये अफसोस सानहा सोमवार के रोज़ पेश आया जिसमें एक 7 साला मिनतहा जहरा को इंतहाई बेदर्दी से वहशियाना तरीके से ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। आपकी बात दुरुस्त है, इस वाक़े की तफ्तीश के बाद चंद घंटों बाद ही न सिर्फ मुलज़म गिरफ़्तार कर लिया गया बल्कि गिरफ़्तारी के अगले रोज़ ही पुलिस मुकाबले के दौरान ही मार दिया गया। बताया यही गया है कि मुलज़म के साथी, वो साथी कौन थे, वो उसको छुड़ाने के लिए आए और इस दौरान उन्हीं साथियों की फायरिंग से ही मुलज़म मारा गया। उस वाक़े के बाद से यहाँ पर रद्द अमल ये देखने में आ रहा है कि मुश्तइल लोग इस दुकान पर शाम के बाद जाते हैं और शाम के बाद जाने के बाद इस दुकान पर पथराव करते हैं, लूट मार तक करते रहे हैं। पुलिस ने इस वाक़े में मुलव्वस 25 से ज़ायद मुलज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके उनमें से 5 अफराद को गिरफ़्तार भी किया है। पुलिस का कहना है कि इन तमाम पहलुओं की तफ्तीश भी की जा रही है और इस तफ्तीश को भी मरार आगे बढ़ाया जा रहा है।
आई मीन बढ़ाया तो जा रहा है, लेकिन मतलब किस स्केल पे बढ़ाया जा रहा है, किस अर्जेंसी से बढ़ाया जा रहा है। अब इस केस में एक से ज़ायद मुल्ज़मान नामजद थे, इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि केस जो है वो क्लोज हो गया, क्योंकि क्लोज तो नहीं हुआ ना, एक तो मर गया, बाकी 3 किधर गए? इतने दिन गुजर गए, उनको तो खुली छूट मिल गई कि वो इधर उधर हो जाए। तो क्या इस तरह से दुकान तबाह किए जाने के बाद शवाहिद जो हैं वो ज़ाया होने का भी खदशा होगा? तो लिहाजा वो जो 3 भागे हुए हैं, फिर आपको कुछ प्रूफ्स इस दुकान से भी चाहिए होंगे, वो तो ख़त्म हो गए। यकीनन इस वाक़े में 5 मुल्ज़मान को पुलिस ने गिरफ्तार किया और 5 ही अफराद के खिलाफ वाक़े का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें 2 दुकान के मालकान हैं, एक उनका अजीज़ है, जबकि 2 ये मुलाजम हैं, जिसमें जो पुलिस मुकाबले में मारा गया इरसलान, उसका नाम भी शामिल है। तासर यही दिया गया कि इरसलान के पुलिस इनकाउंटर के बाद मामला क्लोज हो गया, लेकिन अवाम इस बात को तस्लीम करने से इनकारी हैं। आज एक हफ्ता गुजरने को है, अवाम इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे कि वाक़े में एक ही मुल्ज़म है। यही वजह है कि कल DPO सरगोदा मोहम्मद सुहेब अशरफ ने भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने अहले खाना के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि वाक़े की इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी यहाँ पर फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री को 18 से ज़ायद ऐसे शवाहिद भिजवाए जा चुके हैं, जिनका जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता उसके बाद हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। अब भी 4 मुल्ज़म जो दुकान के मालकान और मुलाजम हैं पुलिस की ज़ेर हिरासत है और आला रुकनी तहकीकाती टीम जो है वो उनसे डे बाई डे तफ्तीश कर रही है। न सिर्फ इसकी तफ्तीश हो रही है बल्कि आला हुक्काम को इस तफ्तीश से आगाह भी किया जा रहा है। यहाँ पर शवाहिद ज़ाया करने की बात हो तो यकीनन ऐसा अमल देखने में आया है। वो लोग भी यहाँ पथराव करने के लिए यहाँ देखे गए हैं CCTV, जिनका इस पूरे इलाके से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। यही वजह है कि पुलिस ने न सिर्फ दुकान को ख़त्म करा दिया है और अब उस दुकान के सामने एक सीमेंट की दीवार बना दी गई है और हमेशा के लिए इस दुकान को आर्जी तौर पर बंद कर गया है। आर्जी तौर पर से बंद कर दिया। अब ये भी बता दीजिएगा कि बुनियादी तौर पर अहले खाना अहले इलाका मुतालबा कर क्या रहे हैं, उन्हें शिकायत क्या है? ये हर थोड़ी देर बाद जो आ रहे थे, दुकान जला रहे थे, सामान लूट रहे थे, ये तो चलें पुलिस ने फ़िलहाल रोक दिया है, लेकिन पुलिस से और हुकूमत से क्या शिकायत है अहले इलाका, अहले मोहल्ला, अहले शहर को? बुनियादी तौर पर अगर अहले खाना और उनके अजीज़ व अकारब की बात की जाए तो जो बच्ची का वालिद है उसका तो मौक़िफ़ पहले दिन से यही था कि दुकान के मालकान भी मेरी बेटी के कत्ल में मुलव्वस हैं। जो मेन दुकान का मालिक है उनका एक दामाद है, उस पर भी मुबैना तौर पर ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। चचा हों मामू हों, उनके भी इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे। लेकिन एक रोज़ कबल जो यहाँ DPO की मौजूदगी में इन फैमिली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि हमें यकीन दहानी करवाई गई है कि वाक़े में मुलव्वस जो किरदार भी होगा न सिर्फ उसको बेनकाब किया जाएगा बल्कि उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। इस सारी सूरत हाल के बाद DPO सरगोदा और पुलिस हुकाम का कहना है कि फैमिली जो है वो मुतमईन है। हमने फैमिली के लोगों से बात भी की, चूँकि इंतहाई गमज़दा लोग हैं, उनकी मासूम बच्ची को जो है वहशियाना तरीके से कत्ल किया गया। उनकी एक ही मुतालबा है कि जो जो किरदार भी है इस मासूम बच्ची के कत्ल में, जो किरदार भी है वो न सिर्फ बेनकाब होना चाहिए बल्कि उसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। तो यकीनन इदारे भी काम कर रहे हैं, बाज़ सियासी अवामल भी इस सारे अमल में अपना किरदार अदा करके अपना कद ऊंचा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि इस मासूम जो है मुनतहा ज़हरा के कातलों को बेनकाब किया जाए। एक कातिल पुलिस इनकाउंटर में मारा गया और जो भी दीगर मुल्ज़म हैं उनको यकीनन बेनकाब करके उनके खिलाफ अमली की ज़रूरत बिल्कुल है, अमली इक़दामात की। और बेसिकली अहले खाना ये कह रहे हैं कि बाकी मुल्ज़मान को, मुबैना मुल्ज़मान को बचाने की कोशिश की जा रही है। लग ये रहा है वो बात तो वहीं आ गई ना कि इस किस्म के केसेस या फॉर दैट मैटर कोई भी क्रिमिनल केस हो, जब इतने दिन गुजर जाएंगे, लोग नहीं पकड़े गए, एक को मार दिया गया बाकी भाग गए, जब वो इतने दिन गुजर जाएं तो वो ऑब्वियसली उसने
उन्होंने कहा मिलना। अच्छा, अभी हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे ना, आपको याद है एलपीजी की कीमतें कम नहीं हो रही हैं, आलमी मार्केट की कीमतें और हमारे यहाँ लोकल कीमतें कंपैरिजन करेंगे ज़रा, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद क्या को रिलेशन है इनका, ये भी हम जानते हैं। जवाद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ ही हैं। जवाद, ज़रा हमें समझाइएगा कि पेट्रोल की कीमतें तो ज़ाहिर आलमी मार्केट में कम हुई, एलपीजी की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में क्या कम नहीं हुई या और बढ़ी? क्योंकि हमारे यहाँ तो जो कीमत है मुकर्रर उससे कई गुना ज़्यादा एलपीजी दस्तयाब है आवाम को। जी बिल्कुल अब्दुल्ला, आपने सही कहा कि ये जो सूरत हाल है इंतहाई अफसोसनाक है। और जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी थी तो उसके साथ ही ओगरा ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, 225 से बढ़ाकर इसको 308 रुपए फी किलो एलपीजी कर दी थी। तो इसका ये मकसद था कि चले 20, 25, 30 रुपए, 50 रुपए ज्यादा बाजार में मिल जाएगी। और जो एलपीजी मार्केटिंग है उनसे इनके मुज़ाकरात हुए थे ओगरा के, और इनको पाबंद किया गया था। एक आप दस्तयाबी यकीनी बनाएंगे, क्योंकि कुदरती गैस जो है सुई नॉर्दर्न और सुई साउदर्न के सिस्टम पर उसमें कमी आई थी। आरएलएनजी की जो दरामद थी उसमें कमी आई, रुकावट आई थी ईरान अमेरिका जंग की वजह से। तो ये इस बात को पाबंद किया गया था कि लोगों को सस्ता जो फ्यूल है, मुतबादल फ्यूल है, लकड़ी इस वक्त मिलती नहीं है, कोयला इस वक्त माहौलियाती इशूज है, और तेल जो था वो भी महंगा हो गया था, मिट्टी का तेल। तो ये मुतबादल फ्यूल एलपीजी उन्हें दी गई थी आवाम को, लाखों करोड़ों लोगों का इस पर इन्हिसार था। खासतौर पर हमारा जो कमर्शियल सेक्टर है, तंदूर है, चाय वाला है, खाना पकाने वाला है, घरों में हत्ता के हर घर में ये सिलेंडर इस्तेमाल होता था। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इस पर किसी इदारे ने, खा वो ज़िला इंतज़ामिया हो, ओगरा हो, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हो, किसी ने इस पर नज़र नहीं रखी, बल्कि निगाहें नज़रें बंद कर ली, नज़रें झुका ली। और इसका नतीजा ये निकला कि 308 की बजाय इस वक्त भी 500, 500, 550 बिक रही है, और बड़े धड़ल्ले से बिक रही है। जब हम दुकान पे जाते हैं, पूछते हैं उनसे, तो वो कहते हैं जी पीछे पूरे डीलर से पता करें। डीलर के पास हम जाते हैं तो वो कहते हैं जी जो मार्केटिंग कंपनी है वो जिम्मेदार है। वो तो हमें सूरत हाल, और इसमें सफर कौन कर रहा है? आवाम सफर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जवाब। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं थोड़ी देर में। वेलकम वेलकम। ऑलराइट, हम ने पिछले घंटे में ईरान और यूएस के मुज़ाकरात की बात की, और साथ हमने ये भी अपना कंसर्न शो किया, मुज़ाकरात भी साइड पे चल रहे हैं और हमले भी होते रहे हैं गुज़श्ता 3-4 दिन। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स जो हैं वो भी दोनों कैंप से आ रहे हैं, और हमले तो साथ साथ चल ही रहे हैं। प्रोफेसर नईम ज़फ़र हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर, बर्कले कैलिफोर्निया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। सर ज़रा हमें समझाइएगा, जब अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से ऐलान किया जाता है कि एक ऑल्टरनेट रूट हम बता रहे हैं और यहाँ से जहाज़ गुजर सकते हैं, उस पे ईरान मोतरज़ होता है और फिर ये हमलों का सिलसिला शुरू होता है। मतलब एक तरफ हम जहाँ ये उम्मीद कर रहे हैं और हम पॉजिटिव भी ले रहे हैं कि मुज़ाकरात का सिलसिला टूटा नहीं है, अब ट्यूसडे को दोबारा दोहा में मिल रहे हैं, वहाँ ये सिलसिला भी चल रहा है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मामला किस तरह आपको सेटल होता हुआ नज़र आएगा? क्योंकि बैनुल-अक़वामी क़वानीन में तो ये एक बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह है, सो कैसे अब ये मुल्क मिल बैठ कर इसे तय करेंगे? नहीं करेंगे, और बिल्कुल करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन अब जो ईरान चाहता है कि जब कोई वायलेशन हो लोग फॉलो ना करें, तो अपना अटैक करके अपने आप को साबित कर दें कि हम कंट्रोल करते हैं हॉर्मुज़ को, आप बाईपास नहीं कर सकते। सो दिस इज नेचुरल फॉर देम कि वो अपने आप को असर्ट कर रहे हैं। अमेरिका भी चाहता है कि उसको अगर वो कोई अटैक करें उनको भी रिटेलिएट करना पड़ेगा। सो देखिए, आज दोनों ने ऐलान किया है कुछ घंटों पहले कि हम हॉस्टिलिटीज खत्म कर देंगे। हमें somebody picked up the telephone कि भाई ये क्या चक्कर हो रहा है आपका, तो उन्होंने वो अग्री कर लिया है। तो इस तरह की देखें, इस तरह की स्कर्मिशेस होंगी अगले 2, 3, 4 महीने तक कुछ दफा, लेकिन फंडामेंटल नथिंग हैज चेंज्ड। बोथ पार्टीज इसको सेटल करना चाहती हैं, बोथ पार्टीज आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। जेडी वैंस और कतर और पाकिस्तान और सब बात मुज़ाकरात हो रहे हैं। सो शॉर्ट आंसर इज कि नथिंग हैज चेंज्ड। आप देखेंगे कि वायलेशंस होंगी, लेकिन वायलेशंस आर नॉर्मल। गाजा में भी वायलेशन हो रही हैं, लुबनान में भी हो रही हैं, यहाँ भी होंगी, लेकिन फंडामेंटल एग्रीमेंट नहीं चेंज हुआ। वैसे इन प्रिंसिपल तो सही बात है, और ऑब्वियसली दे आर कमिटेड टू हैविंग द टॉक्स,
लेकिन जो स्कर्मिशेस वाली आप बात कर रहे हैं वो दुनिया बड़ी ऑन एज चली जाती है। चले अभी तो उस तरह तेल की कीमतों और उस पर उसका इतना इफेक्ट नहीं हुआ, बट लेट्स सपोज ये स्कर्मिशेस ज़रा ज़्यादा हो जाएं या फिर ना ख़त्म हो, जब ये दो पार्टीज एक दूसरे पे हमला करती हैं तो ये इत्मीनान में होते हैं कि जी एक उसने कर दिया एक हमने कर दिया एंड दिस इज वेयर इट्स गोइंग टू स्टॉप। आई मीन थिंग्स आर सो डेलिकेट, दे कैन गो आउट ऑफ कंट्रोल, या फिर आपको नहीं लगता कि ये बड़े मेजर्ड होते हैं और इससे ज़्यादा ये खुद भी नहीं करेंगे? मेरे ख्याल में ज़्यादा मेरा एनालिसिस ये है कि मेजर्ड होते हैं, लेकिन अब किसी ने वायलेशन की है हरमुज़ में, जहाज़ ने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया, अब ईरान को जाहिर करना असर्ट करना पड़ेगा भाई अगर हम घर को रजिस्टर करेंगे दिस मीन्स कि हम आपको उसको पनिश करेंगे, तो उन्होंने पनिशमेंट के लिए वो अटैक किया है। तो लेकिन इन द बैकग्राउंड में वो ऐलान कर देते हैं, अमेरिका को बता रहे हैं कि हम अटैक करने वाले हैं, आप घबराएं मत, ये पार्ट ऑफ द होता है। लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में हुआ था तो इस तरह की जब उन्होंने इंडिया अटैक किया, पाकिस्तान में अटैक किया, फिर इंडिया जान कि वो हमारे कुछ मिसाइल भाग गए थे, लेकिन ऐसी जगह पे था कि आपको पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ था। तो वो प्री मेडिटेटेड होता है कि हम भेजने वाले हैं, आप घबराएं मत, दिस इज फॉर पब्लिक रिलेशन के लिए है, ये हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। तो इस तरह की हो रही है, बैक एंड फोर्थ हो रही है, राइट। दिस इज व्हाई। अच्छा, तो प्रोफेसर गॉट इट, प्राइस चेंज नहीं हुई जी, ऑयल प्राइसेस नहीं चेंज। अच्छा, लेकिन प्रोफेसर ये ज़रूर बताएं कि अब यूनाइटेड नेशंस का आना और दो मुतबादिल रास्ते जो हैं वो प्रपोज करना ताकि इतनी जो शिप्स जो फंसी हुई हैं इतने अरसे से वो निकलना शुरू करें, उस सारी बातचीत में ईरान को कंसल्ट ना करना, ये आपको अजीब लग रहा है या फिर यूनाइटेड नेशंस हैज़ द राइट टू जस्ट गो अबाउट इट ऑन इट्स ओन? और ईरान ने क्या सही रिएक्ट किया इस बात पे? आई थिंक ईरान देखना, ईरान अपने आप को असर्ट कर रहा है, ईरान नोस के उसके पास कार्ड्स हैं, तो दिस इज वे ऑफ, जैसे कि पॉलिटिक्स हो रही है, वो असर्ट कर रहे हैं कि आप हमें बाईपास नहीं कर सकते, और बाकी दुनिया भी समझ गई कि वो बाईपास नहीं कर सकते। तो देखें ये सेटल हो जाएगा, दोनों अपने आप को असर्ट करेंगे, फिर मिडल ऑफ द रोड एग्रीमेंट हो जाएगा। सो दिस इज पॉस्चरिंग, तो इसको आप, इट्स डिस्टर्बिंग बट इट्स नॉट अ डिजास्टर। अच्छा, तो प्रोफेसर साहब, हम अब लोकल ऑडियंसेस की बात करते हैं अक्सर उनकी कंजम्पशन के लिए, हम चाहे सदर ट्रंप के मिड टर्म इंतखाबात की बात करें या फिर इजराइल के आने वाले इंतखाबात की बात करें सितंबर अक्टूबर में, क्या आपको लग रहा है इजराइल कोशिश करता रहेगा इस मामले को डीरेल करने की? बिकॉज इलेक्शंस आर आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर नेतन्याहू टू, सो वहाँ पे उनको उनकी लोकल ऑडियंस की कंजम्पशन के लिए उनके पास अभी कुछ मवाद मैसर है या वो हासिल करने की कोशिश करेंगे कि हाँ जी आई शुड हैव समथिंग मोर सब्सटैंशियल, क्योंकि ये वाली चीज़ तो मिस एडवेंचर ही हो गई ना। इससे पहले जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया हुआ था अपना एग्रेशन दिखाने का, जिसमें उन्हें कामयाबियाँ भी मिल रही थी, लेकिन यहाँ आके मामला ठप हो गया। ये आपकी बात सही है, इजराइल काफ़ी कोशिश करेगा ताकि इसको मिल जाए, लेकिन सेंटीमेंट जो मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, इजराइल में मेरे भी लोग हैं जो ताल्लुकात हैं, नेतन्याहू इज नॉट ए सॉलिड ग्राउंड, देयर इज अ रीजनेबल चांस नेतन्याहू की गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी और नई गवर्नमेंट आएगी जो कि लिमिट बहुत मॉडरेट होगी, वो वॉर मॉन्गरिंग नहीं होगी, वो चाहेंगे कोई सेटलमेंट हो जाए। लेकिन इजराइल को अगर कोई एश्योरेंस मिल जाए या पाकिस्तान की तरफ से या अमेरिका की तरफ से या तुर्की की तरफ से कि मिसाइल हमें खाम में लॉन्च नहीं करेंगे और हिजबुल्लाह का जो है सपोर्ट वो कम हो जाएगा, देन इजराइल सेटल डाउन हो जाएगा। तो अगर मॉडरेट गवर्नमेंट नेगोशिएट कर दे, इजरायली हॉक्स हैं, दे विल बी साइडलाइन। सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, आई थिंक 70% चांस नेतन्याहू की गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी इस इलेक्शन में बाय एंड ऑफ दिस ईयर। तो प्रोफेसर साहब, अगर ये हो जाता है, विच वुड बी इनक्रेडिबल एंड एक्चुअली अ साई ऑफ रिलीफ फ्रॉम द वर्ल्ड जो है वो ज़रूर निकलेगी, इसमें कुछ फैसले इस खित्ते के हवाले से क्या रोक देने चाहिए अनटिल आफ्टर द इजराइल इलेक्शंस, या फिर वो अलहदा चीज़ है ये अलहदा है? एज सच ऑब्वियसली अच्छे फैसले होने चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द रीजन, रिगार्डलेस कि इजराइल में कौन बैठता है। ऑल्दो जिस तरह अभी आप कह रहे हैं कि अगर मॉडरेट एक हुकूमत आ जाएगी तो उस एटलीस्ट उस रीजन के लिए तो बहुत बेहतर होगा, कोई प्रोग्रेशन की तरफ सोच सकता है। अभी तो सिर्फ डिफेंस के लिए सोचते हैं कि इजराइल से किस तरह बचना है। आपकी बात सही है, अभी तो इजराइल की जो करंट गवर्नमेंट है उसमें राइट विंगर्स बहुत स्ट्रांग हैं, तो कोalition गवर्नमेंट है, तो उसकी वजह से ये इनकी वॉइसेस बहुत प्रोमिनेंट है।
लेकिन इसराइल की आप जनरल पब्लिक की बात करें, इन जनरल पीपल वांट पीस, पीपल वांट सेटलमेंट। इसराइल ये चाहता है कि दो चीजें हैं, एक न्यूक्लियर वेपन ना हो ताकि लॉन्ग टर्म थ्रेट ना हो, दूसरी बात यह कि आप मिसाइल हमें जब दिल करे अपना फेंक सकें, आप उनको कंट्रोल कर दें। दोनों चीजें नेगोशिएट हो सकती हैं। तो आई थिंक मैं स्टिल ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि जब ये नेगोशिएशन खत्म होगी ईरान और अमेरिका के दरमियान में, न्यूक्लियर सेटल हो जाएगा। मिसाइल के लिए थोड़ा बफर जोन होगा लुबनान में, और बाकी कुछ पॉलिटिकल एग्रीमेंट होगा कि देयर हैज टू बी अ थ्रेशोल्ड क्रॉस बिफोर मिसाइल कुड बी यूज्ड। मिसाइल को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई एम होपफुल कि आहिस्ता आहिस्ता अगले कुछ महीनों में एक रीजनेबल अप्रोच हो जाएगी और इस खत्ते में अमन आने का चांसेस आर मोर पॉसिबल टुडे देन द लास्ट 30 इयर्स। सही, मोर ऑप्टिमिस्टिक व्यू। ये बड़ा हौसला अफजा आप व्यू पेश कर रहे हैं और उम्मीद भी हम सबको यही रखनी चाहिए। दिस कुड हैपन एक्चुअली, बिल्कुल आप अच्छा, कह रहे हैं कि अब हो सकता और है। इजराइल के ताल्लुकात जो जाहिर है हम सुनते आए और उसके बाद एकदम तब्दीली देखी, वो क्या हमेशा के लिए तब्दील हो गए हैं या फिर वो जो कांस्टेंट एक सपोर्ट है ना जिसमें कुछ भी तुम करो हम हमारे साथ हैं, अब मामला वैसे नहीं चलेगा आगे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स? आई थिंक देयर इज अ क्रैक in the glass। ये क्रैक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। देखें जो नई जनरेशन के पॉलिटिशियन आ रहे हैं, जैसे ममदानी की बात करते हैं, न्यूयॉर्क का मेयर है, उसने अभी लोग इलेक्ट कराए हैं, ये लोगों का व्यू इजराइल के बारे में इज कम्प्लीटली डिफरेंट। सो हमें जल्दी नहीं होगा, लेकिन अगले 3, 4, 5 साल में आप एक चेंज ऑफ एटीट्यूड देखेंगे। लेकिन ना पॉलिटिशियन को इलेक्ट करना होता है, उनको समझ रहे हैं उनके जो हैं पब्लिक उनको सपोर्ट नहीं करेगी तो वो अपनी टोन चेंज कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता हमने केस हमारे पॉलिटिशियन ने टोन चेंज कर दी है कि हम इजराइल को अनलिमिटेड क्यों कर रहे हैं, हमारा फायदा क्या है, क्यों करते हैं। तो ये बात होनी शुरू हो गई है। 2 साल पहले ही कोई बात चूज नहीं कर सकता इसके बारे में। सो आई थिंक देयर इज अ स्टार्ट, इमीडिएटली नहीं होगा, लेकिन इन द नेक्स्ट 5 years यू विल गेट इट। शिफ्ट इज स्टार्टिंग नाउ। क्रैक हैज हैपेंड इन द ग्लास हैज क्रैक्ड। थैंक यू सो मच प्रोफेसर, बहुत अच्छा आपने एनालिसिस दिया एंड दैट इज दैट द वर्ल्ड इज एक्चुअली होपिंग फॉर एज वेल। ये क्रैक जो है ना, बड़ी मुश्किलों से ये क्रैक पड़ा है और खुद ही सर्कमस्टांसेस ऐसे पैदा किए गए अमेरिका और इजराइल की तरफ से, किसी का कोई उस तरह प्रेशर और लेना देना नहीं था, ये खुद अपने ही जैसे जाल में नहीं फंस जाते। दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड विद देम और शायद इजराइल के लिए ऐसा ही होना था, अदरवाइज तो कोई हाथ लगा नहीं सकता था। सो होपफुली ये क्रैक जो है ये टूट जाएगा। लाखों लोगों को मारने के बाद कहीं ना कहीं तो मामला रुकना था ना। और हाँ जाहिर तो है, लेकिन वो टाइमलाइन पता थोड़ी होती है, पता तो अभी भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट द क्रैक इज देयर, तो वो तो नजर आ रहा है। अभी हम आगे बढ़ेंगे और क्रिकेट की बात करेंगे। शुक्रिया प्रोफेसर साहब। विमेन T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने अपने आखिरी ग्रुप मैच में बांग्लादेश को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 विकेटों से हराया और एक और मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शिकस्त देकर सेमीफाइनल की दौड़ से भी आउट कर दिया। पाकिस्तान तो पहले ही आपको पता है बाहर हो गया था, सो इंडिया भी आउट हो गया इस टूर्नामेंट से। ग्रुप 1 से ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका टॉप 4 में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप में अब तक इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और उसके बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। ये लोग कौमी टीम जो है ना, वो ग्रुप मरहले के 5 मैचेस में नेदरलैंड्स के खिलाफ सिर्फ 1 मैच जीत सकी है, जो लास्ट वाला हुआ है, और यही वजह है कि कौमी टीम को काफ़ी तनकीद का सामना भी है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने माजी के मुकाबले में वेमेंस क्रिकेट टीम के लिए काफ़ी मरात और सहूलतों में इजाफा किया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रकम में भी 50% जो है वो बढ़ाई गई है और ऐसे में तवक्को की जा रही थी कि टीम मैदान में जान लड़ाती दिखाई देगी, मगर अफसोस के टीम की जो परफॉर्मेंस है उसमें कोई बेहतरी उस तरह नज़र नहीं आई, बल्कि ऐसा लगता है कि शायद मामला जो है वो उलट हो गया। Barring 1 or 2, the captain included, and wicket-keeper Muniba also, who's really good by the way. Otherwise उस तरह बेहतरी नज़र नहीं आ रही। ऑस्ट्रेलिया समेत आपको बता दें कि बाज़ मैचेस में तो पाकिस्तान विमेंस को मुकम्मल तौर पर यकतरफा शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जिसमें पाकिस्तान डिड नॉट इवन हैव अ चांस। 14 ओवर भी नहीं हम खेल पाए थे उस वक्त। और साबिक कप्तान सना मीर कौमी टीम पर तनकीद को बिला जवाब करार दे रही हैं। उनका कहना है कि अगर मर्दों की टीम वर्ल्ड कप हार सकती है तो इस कारकर्दगी में उतार चढ़ाव भी आ सकता है। खवातीन टीम को निशाना बनाना दुरुस्त नहीं है। सना मीर के मुताबिक बाज़ अनासिर सिर्फी बुनियादों पर खवातीन की टीम को निशाना बनाते हैं।
ये एक माइंडसेट है जिससे तब्दील होना चाहिए। सना मीर की बातें अपनी जगह हैं, लेकिन हकीकत भी यही है कि हमारी वुमेन क्रिकेट टीम की कारकर्दगी खासी बुरी है। अच्छा, और जब अच्छी होती है तो बहुत तारीफ भी की जाती है। Of course, I mean that goes for women's team and men's team. That goes for cricket. However, कुछ criticisms इसमें ऑफ हैं। राशिद भाई हमारे साथ हैं, उनसे बातें हैं। राशिद भाई, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? जब ये ऐसी बातें होती हैं, ठीक है, फाइन, आउट हो गई टूर्नामेंट से, लड़कियां वापस आ गई, लेकिन विमेन क्रिकेटर्स को ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग विमेन जब बात होती है और फिर उस पर ऐसी चीज़ें आती हैं कि जी 50% इनकी तो हमने सैलरीज बढ़ाई हैं, मरात जो हैं बढ़ाई हैं 50% क्या 100% ज़्यादा तो मेंस क्रिकेट टीम की है, उन्होंने कौन से तीर मार लिए। तो ऐसी चीज़ों को बीच में लाना नहीं चाहिए। हाँ, मेहनत कितनी हुई, लड़कियों ने कितना अपना डाला, कहाँ कहाँ उन्होंने कोताही की, फिटनेस के इश्यूज तो हमारे मेंस और फेमिन दोनों टीमों में हैं। Now those are issues that can be spoken about. What's your take on this, राशिद भाई? देखिए, फाइनेंशियल तो होना चाहिए, वो तो आपकी पार्टिसिपेशन फीस होती है, खेलने का तरीका होता है, वो तो ठीक है, अपनी जगह पे आप कभी बढ़ा देते हो, कभी उसको पर रखते हैं। लेकिन क्या हमने लास्ट 10-15 ईयर्स में अपने जो विमेन टीम का पूल है उसको बड़ा किया हमने? हम हार रहे हैं, आईसीसी के काफ़ी इवेंट्स हो गए, एशिया कप के काफ़ी इवेंट्स हो गए, चाहे वो अंडर-19 के हों, चाहे वो फुल मेंबर्स के हों। क्या हमने प्लेयर्स की तादाद बढ़ाई? क्या हमने इवेंट्स की तादाद बढ़ाई? क्या हमने सही प्रिपरेशन की? वही जनवरी, जैसे आपका सवाल है, जनवरी 2025 से लेके आज तक जो मैचेस में 17 मैचेस खेले गए हैं, इंक्लूडिंग वर्ल्ड कप, एशिया कप, जितने भी हैं, उसमें 21 लड़कियों ने शमूलियत इख्तियार की, खेली, मैचेस खेली। मैचेस की तादाद देखिए बहुत कम है यहाँ पे। और यहीं पे पाकिस्तान के मेंस की टीम ने तकरीबन 70 मैचेस खेले हैं, या कोई भी टीम खेलती है। नंबर ऑफ मैचेस 17 और पार्टिसिपेशन जो विमेन की टीम है उनमें 21 है, जिसमें अंडर 10 मैचेस खेली हुई है, बहुत कम है लड़कियां, 10 लड़कियां हैं। तो आपकी सर्टेन 8-9 प्लेयर्स हैं जिन्होंने 17 मैच खेले, 16 मैच खेले, 15 मैच खेले, 11 मैचेस खेले। तो क्या आप इसको पूल को नहीं बढ़ा रहे, और हम हर इवेंट पे हारते हुए आ रहे हैं। तो जहाँ पे मैं क्रिटिसाइज डायरेक्टली ना मेंस को करने की कोशिश करते हैं, ना हम सिस्टम को ब्लेम करते हैं। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर लड़कियों के लिए क्या है? हाँ, एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान के कल्चर में कि डोमिनेशन जो है मेंस की होती है, हर जगह होती है, लेकिन क्या इनको खेलने में मुश्किलात हैं बड़े सिटी में, लेकिन बच्चियां आ रही हैं। लेकिन अब एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है। आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, तो उसमें फिर प्लेयर्स का कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें सिस्टम का आ जाता है। जिन्होंने ये सिस्टम बनाया हुआ है, क्यों हमारा फर्स्ट क्लास सिस्टम नहीं है, हमारा टीम का वैसा सिस्टम नहीं है जिससे अंडर 13 से बच्चे आना शुरू हो जाए, कि उनको इजाजत मिले। वहां से आपको हेल्प करनी है, बच्चों को घर से निकाल के ग्राउंड तक लेके आना, ये प्रॉब्लम तो है। और अलग एक सिस्टम होना चाहिए लड़कियों का, कि उनका अपना एक ग्राउंड होना चाहिए, अपना एक सिस्टम होना चाहिए। वहां पे शायद हम लैग कर रहे हैं। फिर बात करते हैं, चले फिर प्रिपरेशन की हम बात करते हैं। हम जिम्बाब्वे की वीक टीम को बुला के हम खेलते हैं। वेस्ट इंडीज की भी आई थी, वो टीम नहीं थी जो अभी खेल रही है, सेमीफाइनल में पहुंच रही है, जो वो टीम नहीं थी। बिल्कुल ऐसा ही है। वो जो हमने जो प्लेयर्स को टारगेट किया, जिम्बाब्वे को या वेस्ट, उनकी तैयारी हमारी बहुत अच्छी नहीं थी। वो हमें जाते ही अंदाजा हो गया था जब हम वार्म अप मैचेस खेले वर्ल्ड कप के। तो मैच तो वो भी हारे, हम वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस भी हारते हुए चले गए। शायद इसमें तवज्जो की जरूरत है कि राशिद भाई, एक आइडिया है और एक प्रपोजल भी है। और एक्चुअली जब हमारी PSL के जो हेड्स हैं, जब भी हमारी मुलाकात होती है तो हम इस पे बात ज़रूर करते हैं कि देयर हैज़ टू बी अ टूर्नामेंट, अ डोमेस्टिक टूर्नामेंट स्पेसिफिक टू वेमेन इन क्रिकेट। मतलब हम आदमियों का डोमेस्टिक सेटअप में जाना, फिर PSL इटसेल्फ आदमियों के लिए है, वहाँ से बहुत बड़ा पूल है, वहाँ से टैलेंट आता है, नेशनल टीम्स में जाता है। औरतों के लिए, लड़कियों के लिए देयर इज़ नो सेटअप लाइक दैट। वो जो एक नेशनल टीम है हमारी, 21-22 लड़कियाँ जो हैं वो हैं, एंड देन वी डोंट नो कि इर्द गिर्द कौन है। शायद इसको अगर बढ़ाया जाए, या फिर इर्द गिर्द हैं और उन्हें मौका नहीं मिल रहा, उनको मौका नहीं मिल रहा। वी नीड मोर टीम्स, हमें लोकली ज्यादा टीम्स चाहिए जिस तरह लड़कों के लिए होती हैं। आप हमें जरा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर समझा सकते हैं वुमेन क्रिकेट तो का? हमें व्हाई डोंट वी डू दैट? और अब इतने साल हमने लड़कियों की क्रिकेट में इन्वेस्ट कर ही दिया, तो हमें इसको एक्सपैंड करना चाहिए। देखिए, डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहुत जरूरी है। एक जमाने में जब ये लड़कियां आई, सना मीर वगैरह खेल रही थी और अच्छी प्लेयर आ रही थी,
डिपार्टमेंट क्रिकेट बहुत अच्छी थी, स्टेट बैंक बहुत अच्छा काम कर रहा था इसके अंदर, अभी भी कर रहा होगा, ZTPL की अच्छी टीम थी, एक आध और डिपार्टमेंट था। तो इसमें आपको जैसे आपने बात किया टीम बढ़ाने की जरूरत है, जाहिर सी बात है हमें अपना एक पाथवे बनाना पड़ेगा छोटी बच्चों के लिए, अंडर 13 अंडर 15 के लिए। तो उसमें फ्रेंचाइज क्रिकेट का आपने तस्करा शायद किया कि मेंस का डोमेस्टिक में, जी जी वो भी करना चाहिए। देखिए 5-10 ईयर का प्लान करना चाहिए कि नेक्स्ट जो हम PSL कराएं उसमें 3 टीम ऐसी होनी चाहिए जो कि PSL पार्टिसिपेट करे, विमेन की टीम करे, बाहर की भी आए, जैसे एक दफा इंडिया ने किया था। तो जहां पे आप इतनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, एक फ्रेंचाइज 2-2.5-3 अरब की जा रही है, तो यहाँ थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है कि सामने आ जाएंगे। अभी ना क्रिकेट में तो ये है कि PSL देख के पूरे पाकिस्तान की अवाम बोलती है ये प्लेयर अच्छा है, शादाब अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन यहाँ पे अंदाजा नहीं होता कौन जा रहा है, विमेन की टीम में कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा। यहाँ पे टेलीविजन पे जब मैचेस आएंगे शौक पैदा होगा, अंडर 19 की बिल्कुल ऐसा ही है और हम चाहते भी हैं। और अभी ये बड़ी इंकरेजिंग बात है फैसल, ये अब पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी होस्ट करेगा जो T20 वर्ल्ड कप 2028 में होगा विमेंस, सो पाकिस्तान विल बी द होस्ट। अब हम उस पोजीशन पे दुनिया में अगर आ रहे हैं तो हमारी टीम तो भी उसी पोजीशन पे होनी चाहिए। अच्छा। बीइंग अ होस्ट फॉर एन इवेंट एंड नॉट मैचिंग अप टू इट भी बड़ा ही सैड सिचुएशन है। वैसे हम तो यहाँ लकी हैं, हो सकता है कि अगर हम होस्ट नहीं कर रहे हो तो क्वालिफाई भी नहीं करते वर्ल्ड कप, क्वालिफाई राउंड में हम चले जाते, लेकिन हम होस्ट कर रहे हैं 28 का वर्ल्ड कप। तो उससे पहले जरूरी है कि हम कुछ ऐसे इकदाम करें कि हमारी टीम बेहतर हो सके, और अभी टाइम है उसमें। वो इकदाम क्या हो सकते हैं वैसे, अगर आप सीधा कुछ बता। आपको देखिए 10 इयर्स का प्लान बनाया, शुरू की नेक्स्ट ईयर 3 टीम खेलें, फिर उसके बाद 5 करें, उसके बाद इस तरह बढ़ाते चले जाएं। लेकिन इसमें जरूरी है कि इंटरनेशनल स्टार को बुलाएं और अच्छा पैसा दें, तो इसी तरह से ग्रोथ होगी ना। अब वो जमाना गया कि सिर्फ हम डोमेस्टिक पे रिलाई करेंगे, क्रिकेट में भी हम सिर्फ डोमेस्टिक पे रिलाई नहीं कर रहे, हम वर्ल्ड की तमाम फ्रेंचाइज के ऊपर भी नजर होती है कि हमारे प्लेयर्स कहाँ खेल रहे हैं, कहाँ परफॉर्मेंस अच्छी है, ILT20 कौन जा रहा है, 100 कौन खेल रहा है, PPL कौन खेल रहा है। जिनकी परफॉर्मेंस खराब होती है सोशल मीडिया पे आ जाता है, आपके सामने सब चीजें हैं। तो इसी तरह जरूरी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि 3 टीम की, अभी क्योंकि आपका पूल इतना बड़ा नहीं है, इस वजह से 3 टीम करें, अगले 5 साल में 5 कर लें और बाहर की टॉप प्लेयर्स को बुलाएं, अच्छा पैसा दें, तो ग्रोथ क्यों नहीं होगी। पाकिस्तान में सब टीवी पे देखेंगे और वो पूल बढ़ाने की बिल्कुल जरूरत अच्छा, हमारे पास एक और खबर है जिसपे हम आपसे राय भी लेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PCB बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का इजलास हुआ राष्ट्र, जिसमें डोमेस्टिक क्रिकेट के बजट में 1 अरब रुपए के इजाफे की मंजूरी दी गई है। डोमेस्टिक क्रिकेट का बजट 3 अरब रुपए से बढ़ाकर अब 4 अरब रुपए करने का फैसला किया गया है और कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए मैच फीस में इजाफे की भी मंजूरी दी गई है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के खिलाड़ियों की मैच फीस 30,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की मंजूरी की है। रिजर्व प्लेयर्स की मैच फीस 15,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 करने का फैसला किया गया है। राशिद भाई, डू यू थिंक इट वुड बेनिफिट अस? और वो जो हम डोमेस्टिक का रोना रोते हैं कि हमारे पास हमारे लड़कों की, हमारे खिलाड़ियों की तवज्जो नहीं है, या फिर ये भी एक और कॉन्सेप्ट है कि जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं उन्हें आगे मौका नहीं मिलता। आपको लगता है दिस चेंज कैन मेक अ डिफरेंस? जी, पहले यही था तकरीबन जो आपने जो रकम बताई है यही थी, ये लास्ट 2 ईयर्स में कम की गई, कटौती हुई है इसमें। और पहले 5 अरब का या 4.5 अरब का बजट था जो कि कम करके 3 अरब कर दिया था, अब दोबारा 4 अरब में गए। और ये अच्छा है कि डोमेस्टिक के प्लेयर्स को अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए, और जो ऑलरेडी हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करेंगे, और नए आने वाले प्लेयर्स को बिल्कुल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। रीजन को, हमारे 16 रीजन है जिसमें 8 फर्स्ट क्लास खेलेंगे और 8 ग्रेड 2, सिल्वर एंड गोल्ड में शायद कर दिया है इन्होंने, और इन्वेस्टमेंट नीचे ही होती है। इसी तरह अंडर 19 अंडर 15 में भी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। बस एक चीज़ की कमी लगती है यहाँ पे, जो हम देखते हैं जो मुश्किलात होती हैं, हमारे ग्राउंड फर्स्ट क्लास के नहीं है। हम नेशनल स्टेडियम पे फर्स्ट क्लास कम खेलते हैं, हम पिंडी में कम खेलते हैं, राहुल यहाँ पे फैसलाबाद हो जाए या कजाफी स्टेडियम, हम नॉर्मल ग्राउंड जो कि डिफरेंट एसोसिएशन ने बनाए हुए हैं, या CDA के बने हुए, या KCCA के बने हुए, या KMC के बने हुए, वहाँ पे हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो, जहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, हैवी इन्वेस्टमेंट है, तो वहाँ के जो आपके 5 फर्स्ट क्लास मैचेस हों वो बड़े स्टेडियम में होने चाहिए, और कोशिश करें कि अच्छा, वैसे राज भाई, आप बड़े स्टेडियम में होने चाहिए जहाँ हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में B और C कैटेगरी वालों को भी लाखों रुपए मिलते हैं, वहाँ आपको लगता है कि ये पैसे जो अब बढ़ाए गए हैं ये भी काफ़ी हैं?
जी जी, बीओसी में अच्छा पैसा है। इसमें मेन चीज उन्होंने फिटनेस के ऊपर की और परफॉर्मेंस बेस की है, और यहाँ से फर्क पड़ना चाहिए। और कुछ प्लेयर जो टेस्ट क्रिकेटर, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, एक चीज उसमें है कि कुछ प्लेयर जो पर टेस्ट मैच खेलेंगे उनको शायद एनओसी नहीं मिलेगी लीग खेलने की। चाहे वो एक प्लेयर है, फर्ज करें कोई एक प्लेयर है, कोई भी नाम रख सकते हैं, उसको एनओसी नहीं दी जाएगी, जहां तक मैं ये समझा हूँ। लेकिन अगर हम साल में सिर्फ 5 या 6, जितना मर्जी पैसा आप टेस्ट मैच में बढ़ा दें, लेकिन हम साल में खेल ही 5 से 6 टेस्ट मैचेस रहे हैं। मुझे याद है 5 साल में हमने तकरीबन 32 टेस्ट मैचेस खेले, 5.33 के रेशियो बनता है। तो इसकी तादाद बढ़ाने की जरूरत है। पैसों को तो बढ़ाएं आप, लेकिन नंबर ऑफ मैचेस बढ़ेंगे तो प्लेयर को बेनिफिट होगा फाइनेंशियली। बहुत शुक्रिया राशिद भाई, थैंक यू सो मच। हम जितनी भी बातें कर लेना, एंड में यही बात है कि आवर परफॉर्मेंस नीड्स टू इम्प्रूव। मतलब ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं। और मैंने इतनी बड़ी तकरीर सोची हुई थी, अगली दफा आके। वेलकम बैक जी। लाहौर के मदरसे में उस्ताद के मुबैना तशद्दुद से 12 साल का लड़का 1 हफ्ते तक ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए दम तोड़ गया। उस्ताद के हाथों तशद्दुद से ना ये पहला वाक़या है, ना शायद आखिरी होगा। समझ नहीं आता कि हमारे तालीमी इदारों में डंडों के ज़ोर पर बच्चों को पढ़ाने का यह सिलसिला कब ख़त्म होगा। अब बस हो गई है। मार नहीं प्यार, इसका पैगाम, फिर कॉर्पोरल पनिशमेंट का ख़ात्मा, कानून साजी होना, ये सब हमारा माशरा समझने के लिए तैयार क्यों नहीं है। बहावल नगर का रिहायशी 12 साल का अली हैदर लाहौर के एक मदरसे में ज़ेरे तालीम था, और लाहौर की हम बात कर रहे हैं, किसी दूर दराज इलाके की बात नहीं कर रहे। उस्ताद ने बच्चे को ख़त्म शरीफ में ना पहुँचने पर अब ये कोई कहीं ना पहुँचने पर यह तशद्दुद हो रहा है। मतलब जो उस्ताद के लिए ये है, जो तुम पढ़ा रहे हो, कभी उसका निचोड़ समझा है, उसका एसेंस देखा है कि वो कि तुम क्या समझ रहे हो और आगे क्या पढ़ा रहे हो। कि इतना आप जरा देखें कि लैक ऑफ बर्दाश्त कि तुम नहीं आए तो आओ तुम्हें मार दें। अच्छा, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। जहाँ बहक बच्चे के अहल खाना के मुताबिक कारी गुलाम रसूल ने इतना बदतरीन तशद्दुद किया कि बच्चे के बाजू और टांगे टूट गईं। कारी के नाम के साथ कारी निकाल दो। हाँ, गुलाम रसूल ने ज़िंदगी की जंग लड़ता अली हैदर 8 रोज़ बाद दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक बच्चे के चचा की मुद्दत में गुलाम रसूल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सारा अहमद हैं, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब, हमारे साथ मौजूद हैं। सारा साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अब गुज़श्ता चंद दिनों में बहुत सी ऐसी खबरें आई हैं जो परेशान कर देने वाली हैं। सरगोदा वाक़े का हम जिक्र कर रहे थे, फिर कराची का एक वाक़या, फिर एक मदरसे में मौलम के तशद्दुद से, मतलब मौलम तो अब ना ही कहा जाए, इसके बच्चे का जाबहक हो जाना, शहीद हो जाना। क्या है सिलसिला? ये हमारे माशरे में किस चीज़ की अक्कासी करता है? हमारी नाकामी है, हमारे निज़ाम तालीम की नाकामी है, बहैसियत सोसाइटी हमारी नाकामी है। जी सबसे पहले तो मैं सारे मुतासरा बच्चों और उनके ख़ानदानों के साथ दिली हमदर्दी का इजहार करती हूँ। और यकीनन ये बात सही है कि बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि अब एटलीस्ट वो रिपोर्ट हो रहे हैं कि चाहे वो मीडिया अपनी ज़िम्मेदारी से रिपोर्ट कर रहा है केसेस, या लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया और वो आवाज़ उठा रहे हैं, उनके अंदर करेज आ गई है और क्रेडिबिलिटी आ गई है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे कि वो ये चीज़ें एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये बात ज़रूर हमें यकीनन सोचने पे मजबूर करती है कि ये केसेस हो क्यों रहे हैं और इसका खात्मा किस तरह किया जाए। तो जैसे कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो अपने कैपेसिटी के मुताबिक ऐसे विक्टिम्स को रेस्क्यू करता है, रिहेबिलिटेट करता है, एक नई ज़िंदगी देता है। इसी तरह मैं समझती हूँ कि ये इशू जो चाइल्ड अब्यूज़ का, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का, जो बच्चों से इस्तेसाल और तशद्दुद के वाक़यात हैं, ये एक मुश्तरका मुआशरे की जिम्मेदारी है। ये किसी एक इदारा या एक मीडिया, एक स्टेक होल्डर की नहीं है। अगर हम सब अपनी जिम्मेदारियां ऐसन तरीके से निभाएंगे तो फिर मुझे लगता है कि केसेस में कमी आ सकती है, इनका इसका खात्मा किया जा सकता है। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अवेयरनेस रेजिंग, जिसके लिए मीडिया सबसे बेहतरीन टूल है। हम कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ऐसी खबरों में कोई कमी हमें इतने सालों में टू बी ऑनेस्ट नज़र नहीं आई। इनफैक्ट रिपोर्ट ज़्यादा होते हैं। आप सारा ये बताइएगा कि मदरसों और स्कूलों से भी ऐसी बहुत सी खबरें आती रही हैं, बल्कि कई वाक़यात तो ऐसे हैं कि जिस्मानी तशद्दुद और जहनी दबाव से तंग आकर बच्चों ने, वी आर टॉकिंग अबाउट छोटे बच्चे, उन्होंने खुदकुशी की कोशिश तक की है। तो कानून क्या कहता है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं। इस सिलसिले में क्या सज़ा होनी चाहिए ऐसा माहौल पैदा करने वालों की?
जी बिल्कुल, देखिए इन माय ओपिनियन तशद्दुद किसी भी फॉर्म में जो है वो नाकाबिल कबूल है, और तशद्दुद तरबियत नहीं है, चाहे वो स्कूल में हो, घरों में हो, मदरसे में हो। ये एक कॉर्पोरल पनिशमेंट का एक सिस्टम है, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। और इवन चीफ मिनिस्टर पंजाब की बहुत ही एक रेड लाइन है बच्चों पे तशद्दुद, बच्चों के साथ ज्यादती, और मैं भी समझती हूँ कि इसकी इजाज़त नहीं है बिल्कुल। और हमारा अगर कानून भी देखें आप तो उसमें एक बड़ी सख्त सजाएं हैं डिपेंडिंग ऑन द केस। इस पे 10 साल से लेके 25 साल तक कैद, उम्र भर कैद, और इसके अलावा कुछ संगीन जो है मुकदमों में तो सजाए मौत भी है। तो लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि सिर्फ सजाएं काफ़ी नहीं है, पूरा एक जस्टिस सिस्टम जो है उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है ताकि केसेस जल्दी इख्तिताम तक पहुँचें। क्योंकि देखा गया है कि सुलह हो जाती है, और तो ये जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट वाली चीज़ है और जो ख़ानदान पे दबाव डाल के सुलह हो जाती है, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं होने चाहिए कानून में। और उसके अलावा जो कोर्ट्स बहुत टाइम लगाते हैं फैसला करने में, उसमें हमें स्पीडी जस्टिस की ज़रूरत है। हमें चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट्स होने चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में, जो है पाकिस्तान की चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट होना चाहिए, और इसके लिए स्पेशल चाइल्ड कोर्ट्स हो ताकि सजाएं जल्दी मिल सके। इतना टाइम ही नहीं हो कि मुलजिम जो है वो विक्टिम की फैमिली को हरास कर सके। और विक्टिम प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, तो गवर्नमेंट को, स्टेट को विक्टिम को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। इसी तरह जो है सजाएं मिल सकती हैं, और इसी तरह इसमें एक डेटरेंस आ सकती है। अच्छा सारा साहब, अब बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ से मुताल्लिक़ हम काफ़ी बात करते हैं, आपसे भी बात होती है, आप समेत बहुत से लोगों से बात करके इदराक होता है कि आपका इदारा, दीगर इदारे इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये वाक़यात तो कम नहीं हो रहे, ख़त्म भी नहीं हो रहे। इसकी क्या वजह है? अब क्या हम मज़ीद आगाही फैलाएँ, मज़ीद सख्त क़वानीन बनाएँ, डिटरेंस के लिए कुछ करें, क्या करें? मैं ये कहना चाहूँगी बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने सवाल पूछा है, और डिस्पाइट आगाही हो रही है, सब हो रही है, लेकिन ये जुर्म रुक क्यों नहीं रहा? मैं समझती हूँ कि ये एक माशरती हमें इस्लाह की ज़रूरत है। इट्स नॉट दैट कानून बनना काफ़ी नहीं है, लेकिन कानून की सही इम्प्लीमेंटेशन एंड हमारे जो नफ्सियात हैं लोगों की, उसको चेंज करना, वो माइंडसेट चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। आई थिंक इसमें 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो कानून की इम्प्लीमेंटेशन, जो कवानीन है उनकी सही इन द ट्रू स्पिरिट इम्प्लीमेंटेशन हो। नंबर 2, हमें एक ज़ीरो टॉलरेंस हो कि तरबियत का हिस्सा तशद्दुद करना नहीं है, तो चाहे वो स्कूल में पेरेंट्स की, बच्चों की और टीचर्स की काउंसलिंग करना कि अब्यूज़ क्या है और तरबियत क्या है, उसमें फ़र्क, एंड तशद्दुद क्या होता है, गुड टच बैड टच में बच्चों में फ़र्क, अपने बच्चों को अकेले ना जाएं, इस तरह की तालीम देना माँ बाप को, ये बहुत ज़रूरी है। किसी स्ट्रेंजर पर एतमाद मत करें, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी ये चीज़ है कि अगर जब भी कोई बच्चा या बच्ची मुतासर हो तो उसको फ़ौरन रेस्क्यू किया जाए, उसको रिहेबिलिटेशन की जाए और उसको एक नई ज़िंदगी की तरफ लाया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी मेंटल हेल्थ पे काम किया जाए जब वो इंसिडेंट हो जाता है। और वही चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो कर रहा है, बट हमें ऑफ कोर्स एज अ होल पूरे नेशन वाइड ये करना ज़रूरी है। आखिर में मेरा ये पैगाम होगा कि हर बच्चा एक महफूज बचपन का हक रखता है। ये बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ कानूनी नहीं, लेकिन हमारी दीनी, इखलाकी जिम्मेदारी है और मुआशरती भी जिम्मेदारी है। अगर कोई हम देखें बच्चे को किसी डेंजर में, किसी एबनॉर्मल बिहेवियर में, वी नीड टू एक्ट, और हमें रिपोर्ट करना चाहिए, चाहे हम चाइल्ड हेल्पलाइन 1121 जो कि पूरी हमारे मुल्क में एक ही हेल्पलाइन है, या फिर पुलिस 15 पे हम रिपोर्ट करें ऐसे केसेस। और मुझे लगता है अगर हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल जो है उसको महफूज रखेंगे, तब हम एज ए नेशन भी महफूज रह सकते हैं। काश कि हम सब ये समझ सकें बातें कि हम और अपने बच्चों को महफूज रखेंगे तो हम बहसियत कौम भी महफूज रहेंगे। बहुत शुक्रिया। मतलब मुझे बड़ा ये दुख होता है कि जहाँ हम माशरा तो जो हमारा है सामने ही है, हम 3 साल 4 साल के बच्चों को ये बता रहे हैं कि तुमने अपने आप को खुद ही बचाना है, यहाँ कोई नहीं आने वाला तुम्हारे लिए। इतने बच्चे रेप हो रहे हैं, मर रहे हैं, टीचर्स मदरसे में, स्कूलों में बच्चों को मार रहे हैं, और मार ये नहीं कि कुछ पेड़ या कोई फुट्टा वगैरह मार दिया जो बचपन में हमें भी पड़ जाते होते थे 2-4, जान से मार रहे हैं। मतलब वो गुस्सा कहाँ से इन उस्तादों का निकल रहा है कि ये आया कैसे नहीं, और वजह क्या थी? वजह भी देखें, नॉट दैट मारने की कोई वजह होनी चाहिए या कोई जस्टिफाई कर सकता है, लेकिन तुमने एक इवेंट अटेंड नहीं किया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ये माइंडसेट। मगर आज हम जितने अडल्ट लोग हैं, जितना जाहिर है जो इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, ये एक सवाल कीजिए कि वो सब्जेक्ट जिसके उस्ताद ने आपके ऊपर बहुत सख्ती की है, आपको वो अच्छा लगा सारी उम्र, या आज तक वो आपको पसंद है?
या वो सब्जेक्ट, वो मजमून जिसके उस्ताद ने आपको प्यार से समझा बुझा के वो पढ़ाने की कोशिश की, उसको इंटरेस्टिंग बनाया, उसे दिलचस्प बनाया, वो आपका पसंदीदा मजमून रहा अपनी स्कूल लाइफ में? तो नेचुरली टिल डेट हमारा ये आंसर है। जिस टीचर से आपको फुट्टे पड़े होंगे वो आपको सब्जेक्ट आज भी बुरा लगता होगा। हाँ, लेकिन उन टीचरों को भी सुनना चाहिए ना। अगर तुम चाहते हो कि मेरे बच्चे जो हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे सुने और इंटरेस्ट लें, तो क्या मैं फुट्टे मार के उनका इंटरेस्ट जो है वो पैदा कर सकता हूँ, या फिर मैं प्यार से उनको अगर पढ़ाऊँ? तो ये टीचर्स की भी तो जहन साजी की ज़रूरत है। हर चीज़ हम बच्चे को ही क्यों सिखा रहे हैं कि अपने आप को ये बचाओ, तो अपने आप को ये करो, तो फलाना। What is happening with all the teachers? और ये सारा ये निज़ाम क्यों हिल क्या गया हमेशा से? इसमें प्रिंसिपल्स की काउंसलिंग होनी चाहिए, उनको असर्टिव बनाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर टीचर कहीं कोताही कर रहा है तो प्रिंसिपल शुड मेक हिम और हर अकाउंटेबल। और दूसरी चीज़ जो सारा अहमद भी अभी कह के गई है, ये जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, ये जो टर्म है ना, और ये जो आसानियाँ पैदा हो जाती हैं, इसको तो सबसे पहले निकाल दे। सजाएं जब तक नहीं होंगी कोई नहीं रुकेगा, जब तक कोई डिटरेंट पैदा नहीं होगा। जो उस बच्चे को मार रहा था उसको पता था कि मेरे साथ कुछ नहीं होना, और शायद उसके साथ कुछ भी नहीं होगा। या तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाएगी उन गरीब पेरेंट्स के साथ, या फिर ये केस जो है ये आगे पीछे हो जाएगा। इसका कोई एग्जाम्पल नहीं बनने वाला। जस्टिस में भी कोई दिहाइयाँ नहीं लगनी चाहिए ना, वो भी बर वक्त होना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे इसके बाद। एक इंतहाई गर्म जून करीबन बस ख़त्म ही होने वाला है, 2 दिन रह गए, आपको पता है ना। 2 days left for this month to be over। लेकिन गर्मी ओवर होगी कि नहीं होगी ये नहीं पता। अच्छा जी, महकमा मौसमियात ने खबर सुनाई है कि जाते जाते मजीद गर्मी देकर जाएगा। ये जरूर आपने बताया। महकमा मौसमियात ने ये भी बताया है कि मुल्क के मैदानी इलाकों में आने वाले 2 दिन गर्मी मजीद बढ़ेगी। कराची समेत साहिली इलाकों में मौसम ऑल्दो निस्बतन बेहतर रहेगा। हमारे यहाँ वैसे बेहतर ही है मौसम। इफ़ यू टॉक अबाउट कराची एंड कोस्टल एरियाज, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। बूंदाबांदी वैसे हल्की होती है उससे भी ज्यादा हल्की, मतलब थोड़ा सा आप इमेजिन करें कि हो रही है, ये कहने का मतलब था शायद। अंजुम नज़ीर जैगम साहब, डिप्टी डायरेक्टर है महकमा मौसम। अंजुम साहब गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? अंजुम साहब, ईद गर्मी मतलब चले हम वी वर होपिंग महीना खत्म होगा, गर्मी खत्म होगी और जुलाई कुछ बेहतर आएगा, लेकिन अभी लगता है कि 2-3 दिन और हमें ज़रा गर्मी बर्दाश्त करनी होगी, या फिर इससे ज़्यादा? जी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल कुछ इस तरह की सूरत हाल है। बस ये 2 दिन जो हैं थोड़े से मज़ीद गर्म होंगे, और तवक्को इस बात की है कि जो अब तक के एनालिसिस हैं कि 1 जुलाई से जो है वो मानसून का ऑन सेट होने जा रहा है। पाकिस्तान के जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स है, जिसमें सियालकोट, लाहौर, इस इलाके से तकरीबन 30 की रात यहाँ यकम की अलग सुबह जो है बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। ये सिलसिला फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए सेंट्रल पंजाब तक और वेस्टर्न पंजाब तक पहुँचेगा, क्योंकि यकम की शाम से ही एक मगरबी हवाओं का सिलसिला भी मुल्क को मुतासिर करना शुरू करेगा। तो ये इन दोनों सिस्टम के मिलाप से जो है वो खिता पोटोहार समेत सादरन खैबर पख्तूनख्वा और इसके साथ पंजाब के अक्सर इलाकों में यकम से लेकर 3 या 4 तारीख तक वक्फे से अच्छी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। इसके साथ साथ अगर हम सिंध की बात करते हैं तो सिंध में फिलवक्त 4 से 5 तारीख तक कोई ख़ास बारिश के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। ताहम 3 या 4 तारीख को अपर सिंध में कुछ इलाकों में आंधी गर्द आलूद हवाओं के साथ कुछ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और अगर हम साहिली पट्टी की बात कर रहे हैं तो साहिली पट्टी में फिलवक्त मौसम इसी तरह बरकरार रहेगा। कभी बादल, कभी थोड़ा सा सूरज, हवाएं भी ठीक ठाक समुद्री रहेंगी। इसके साथ रात गए अलग सुबह के वक़्त पे कुछ इलाकों में बूंदाबांदी के इम्कानात मौजूद रहेंगे। अच्छा, अब ये बताइएगा कि हम 1 जुलाई से बाकायदा मानसून सीज़न में अक्रॉस द कंट्री दाखिल हो रहे हैं, या इसे प्री मानसून सीज़न कहा जाएगा? नहीं, या फिर अब ये मानसून ही शुरू होगा? देखें, इसमें 2 सूरत हाल होती हैं कि प्री मानसून को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है। एक तो हमारे पास जो है ऑफिशियल डेट जो है मानसून की वो 1 जुलाई है। 1 जुलाई टू सितंबर लास्ट तक हमारे यहाँ मानसून लास्ट करता है। अगर जून के महीने में ईस्टर्न करंट्स जो होते हैं, जिनको हम कहते हैं जो हमारी ईस्टर्ली साइड से आते हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ से, वो और वेस्टर्ली करंट्स का आपस में मिलाप हो जाए तो हम उसको प्रॉपरली क्या कहते हैं? हम उसको प्री मानसून कहते हैं। ताहम जब जुलाई का आगाज़ हो जाता है तो इस दौरान जब ईस्टर्न करंट्स आते हैं तो वो प्रॉपर मानसून होता है।
तो मॉनसून इटसेल्फ इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास रोज़ बारिश होगी या आप ये कह लें कि कंटिन्यू बारिशें रहेंगी। ताहम ऐसा नहीं होता, चेंज ऑफ विंड पैटर्न होता है जो कि हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। और इस साल जो बाकायदा जिस तरह से मॉनसून पाकिस्तान में इंटर होता है वही सूरत हाल है कि सबसे पहले जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न पाकिस्तान, जिसमें कश्मीर, सियालकोट और उसके मुलिका इलाके होते हैं, यहाँ से मॉनसून का आगाज़ होता है। और कुछ डेवलप होने जा रही है कि यकम की या 30 की रात की यकम की अला सुबह से हम देख रहे हैं कि इन इलाकों से बारिश का आगाज़ होने जा रहा है। अच्छा अंजुम साहब, ये वैसे मौसम से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन क्विकली अगर आप हमें बता सकें कि पिछले एक हफ्ते में हमने बहुत ज़लज़ले देखे हैं पूरी दुनिया में। मतलब हम वेनेजुएला की बात कर रहे हैं, जापान की बात कर रहे हैं, फिर बलूचिस्तान में, फिर कल केपी और पंजाब में। ये क्या हो रहा है और ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? कहीं इतने मेजर, मतलब जो वेनेजुएला वाला है तो मेजर ज़लज़ला है, तो उसके बाद ये सारा रिपल इफेक्ट है, क्या हो रहा है? देखिए, एक तो बात ज़हन में रखिएगा कि एटमॉस्फेरिक हीटिंग का जो इनसाइड ज़मीन में मैग्मा है उसकी हीटिंग से कोई ताल्लुक है नहीं, कोई इस किस्म की सूरत हाल अभी तक साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। ऑफ कोर्स जो है कि ज़मीन के अंदर जो है ठीक ठाक एनर्जी है और मैग्मा भी मौजूद है, और उसकी जब टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स होती हैं तो उसकी वजह से अर्थक्वेक डेवलप होते हैं, और ये तो हम जानते हैं कि इसकी फोरकास्ट पॉसिबल नहीं है। तो ये तो बिल्कुल आपने बात सही की कि दोनों तरफ, यानी कि अगर अपने आप को सेंटर में रखें तो हमारे ईस्ट में भी ठीक ठाक ज़लज़ले रहे, हमारे वेस्ट में भी ठीक ठाक ज़लज़ले रहे। वेनेजुएला की आपने बात की, सुनामी की वार्निंग जनरेट हुई। लाइक वाइज इस तरफ अगर हम ईस्ट में देखें तो जापान तो पिछले 15 दिन से काफ़ी एक्टिव है, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि इधर वेनेजुएला एक्टिव हुआ उधर जापान एक्टिव हुआ। जापान तो पिछले 15-20 दिन, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा से काफ़ी एक्टिव चल रहा है, और वहाँ वन एंड ऑन जो है एक के बाद एक गाहे बगाए जो है वो आ रहे हैं ज़लज़ले। और फिर हमने भी देखा कि हमारा जो जोन है ये भी एक्टिव हुआ। तो जब एनर्जी ज़मीन में रिलीज़ होती है और ये इतने हाई लेवल की जब ज़लज़ले की एनर्जी रिलीज हुई तो ज़ाहिर है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो आएगा। अच्छा, अब ये बताइएगा, हम इस दफ़ा कितनी बारिशें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और जैसे कहते हैं ना, बाकायदा बारिश का पहला स्पेल हम मैदानी, देखें अपने औत में तो हो ही रही है थ्रू आउट दिस सीज़न भी, मैदानी पंजाब में भी हो रही है, लाहौर में भी गर्मी पड़ती है, बारिश हो रही है, अतराफ़ में भी। सिंध में हम क्या एक्सपेक्ट करें? कराची में एज सच अभी तक बारिश नहीं हुई है गर्मी में, सो हम पहली बारिश कब तवक्को कर रहे हैं कि होगी प्रॉपर बारिश? देखिए, अभी इसके बारे में स्टिल जो है ना वो कहना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए है कि इस वक्त पैसिफिक ओशन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो जब पैसिफिक ओशन एक्टिव होता है, एक्टिव से मुराद वहाँ पर ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस बहुत हैं। पिछले दिनों 2 साइक्लोन एक साथ थे और उसके पीछे फर्दर भी डेवलप हो रहे हैं। और नॉर्मली ऐसा होता है कि पैसिफिक से होते हुए ये लैंड को क्रॉस करते हुए बे ऑफ बंगाल में उसका कुछ ना कुछ रेमिटेंसेज आती हैं जो बे ऑफ बंगाल को एक्टिव करती हैं। लेकिन अब तक के जो सिचुएशन ये है कि ये रिकर्व होके रिटर्न टू द वेस्टर्न पैसिफिक साइड पे जा रहे हैं। अब तवक्को इस बात की है कि 8 या 9 तारीख के आसपास जो है वो कुछ सिचुएशन डेवलप होगी, जिसके बाद हम ये कह सकेंगे कि कोई ना कोई सिस्टम जो है वो सिंध की तरफ आएगा। लेकिन ये अभी लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है तो इसको भी इतनी श्योरिटी के साथ कहना कबल इस वक्त हो। बहुत शुक्रिया अंजुम साहब फॉर स्पीकिंग टू अस। और अब हम ज़रा फोरकास्ट आपने हमें दिया कि व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट, तो लिहाजा कुछ शायद बारिशों से रिलीफ हो जाए जहाँ जहाँ बारिशें होंगी। गर्मी की ही चूँकि हम बात करें तो आपको बताएं कि दुबई में इतनी शदीद गर्मी आजकल पड़ रही है कि वहाँ गाड़ियों में आग लगने के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। पहले भी होते हैं, पहले भी बिल्कुल होते थे। तो अब दुबई पुलिस ने भी वीडियोस जो हैं कुछ जारी कर दी हैं कि जहाँ गाड़ियों में आग लग रही है, और साथ उन्होंने खबरदार भी किया है कि एक तो नंबर 1 कि अपनी गाड़ियों को मेंटेन रखें। और आपको पता है वहाँ तो मेंटेनेंस का इतना सीरियस वो लेते हैं कि गाड़ी की फिटनेस सर्टिफिकेशन होनी ज़रूरी है, वरना इट कैन नॉट बी ऑन द रोड्स। और एक और उन्होंने कहा है कि जाली पुर्जे या जो कॉपी पुर्जे हैं ना वो लगाने से गुरेज करें, यानी ए कॉपी बी कॉपी, यू नीड टू पुट जेन्युइन पार्ट्स। तो वहाँ बहुत कुछ ये हो रहा है एंड दे आर टेकिंग लाइक सम मेजर्स रिगार्डिंग दैट एज वेल। और मैं सोच रही थी फिटनेस सर्टिफिकेट्स सोचो जरा हमें यहाँ अपनी गाड़ियों पे, जो कि हम देयर आर थिंग्स मूविंग ऑन द रोड्स इन पाकिस्तान जिसको गाड़ी भी नहीं कहा जा सकता, मतलब चलती का नाम गाड़ी टाइप, पहिए लगे हुए हैं तो उसको गाड़ी कह रहे हैं, अदरवाइज वो इतनी बुरे हालात में होते हैं कि दे शुडंट बी ऑन द रोड्स। हाउएवर अपनी जो गाड़ी आप जाती चला रहे हैं, टेक केयर ऑफ दैट।
तो एयर तो कंडीशनिंग वैसे ही और अपनी चीज़ का ख्याल कूलेंट रखना चाहिए। नहीं, और कूलेंट वगैरह मतलब यू नो इट कॉस्ट्स, तो उसमें भी डिलेज मगर अगर उसमें डिले करेंगे तो वो जो उसके बाद खर्चा पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा होता है। दैट्स राइट। तो हमने कहा हम जल्दी से आपको बता दें। अच्छा जी, दैट्स इट, इजाज़त लेते हैं, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। बाय, हैव अ ग्रेट डे। खैर दानिस्ता और खैर इरादा।